आज हम लोग कमीशन के बारे में चर्चा करवाएंगे। तो सबसे पहले समझ लो कमीशन, जो कमीशंस है ये सीपीसी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमीशन में पहले समझ लेते हैं कमीशन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है। सामान्य अर्थ में यह माना जाता है कि जो कुछ भी कोर्ट की कार्रवाई होंगी वो कहां होंगे, कोर्ट के अंदर होंगे। अर्थात जिस किसी गवाह को भी बुलाया जाएगा या जिस किसी सबूत को भी पेश करना है, वो गवाह या सबूत उन सारी चीजों को कोर्ट के अंदर ही पेश किया जाएगा। कोर्ट में ही उससे संबंध में बहस होगी, कोर्ट के संबंध में ही उसके लॉजिकल या तार्किक जो परिणति होंगी वो कोर्ट में ही डिसाइड किया जाएगा। ये सामान्य कंसेंस है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो एविडेंस का एग्जामिनेशन या विटनेस का एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे कंसर्न्स में जहां ये सारी चीजों की जो टेस्टिंग होगी या इस पे जो बहस होगा या इसकी जो ऑब्जर्वेशन या एग्जामिनेशन है वो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर नहीं हो सकता। ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट कमीशन की नियुक्ति करती है और कमीशन वहां ऑन साइट जाके विजिट करता है और उस पर्टिकुलर ऑन साइट ही उस बात को एग्जामिन या एग्जीक्यूट करता है, व्हाटएवर बी कंसर्न्स जो उससे संबद्ध रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गवाह के संबंध में ही ले लो। गवाह के बारे में कहा जाता है कि सामान्यतः गवाही कहां होती है, कोर्ट में होती है। इसके लिए हमने विटनेसेस के कंसर्न्स हमने तमाम पढ़े थे। उसको समन भेजा जाता है या व्यक्ति अपने स्तर से स्वेच्छा से लेके आता है और कोर्ट में उसकी एग्जामिनेशन होती है या वो जो एविडेंस देता है उस पर तमाम डिस्कशन होते हैं, उसको संदर्भ में लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस पर बातें की जाती है। अब यह कंसर्न्स ये होगा कि कई बार उसमें भी हमने कहा था कि कुछ गवाहों को छूट दी गई है, कुछ कंसर्न्स में कि गवाह को उपस्थित होने से छूट दिया जा रहा है। ऐसे कंसर्न्स में जिस गवाहों को छूट की उपस्थिति हो या ऐसे व्यक्ति जिसको समन नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट में उस व्यक्ति के बाद उस व्यक्ति से भी एविडेंस जुटाना आवश्यक है या उस व्यक्ति को भी एग्जामिन करना आवश्यक है किसी न्याय के हित में। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट कमीशन की गठन करता है और कमीशन जारी करता है और वो जो कमीशन होगा वो कमीशन उस व्यक्ति के घर पे जाके या जहां वो होगा ऑन स्पॉट जाके इस मुद्दे से उसके एग्जामिनेशन करता है, उससे क्वेश्चंस पूछता है, जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट एविडेंस जो प्रोवाइड करवाता है वापस आके कोर्ट को सौंपता है और कोर्ट उस आधार पर निर्णय करती है। अब ऐसा ही कंसर्न्स होगा, ये तो मान लो एक विटनेसेस से संबंधित बातें होगी। अब यदि क्वेश्चन उठा कि मान लो कहीं पार्टीशन का सूट है, पार्टीशन का सूट का मतलब ये होगा कि कहीं जमीन जायदाद के बंटवारे से संबंधित बातें हैं। ऐसे कंसर्न्स में ऑन स्पॉट विजिट करना भी बहुत आवश्यक होगा। अब कोर्ट या जज खुद तो ऑन स्पॉट विजिट करेगा नहीं, ऐसी परिस्थितियों में क्या होगी, तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट एक कमीशन नियुक्त करती है, वो जो जाके वहां चेक करेगी और उस आधार पर जमीन को जो बंटवारा या एक्सेप्टेंस पार्टीशन आदि करने हैं वो करने का निर्णय वो करता नहीं है, वो रिपोर्ट कोर्ट को भेजता है, कोर्ट उस आधार पर निर्णय करती है। तीसरा कंसर्न्स कब होगा, तो तीसरा कंसर्न्स होता है जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर साइट की ओरिजिनल कंसर्न्स जानने हो, ओरिजिनल स्थिति जाननी हो या मालिकाना हक जाननी हो। जैसे मान लो अभी आपने तमाम जैसे राम मंदिर टेंपल की कंसर्न्स में ही सुना होगा, तो एक्सकेवेशन किया गया, उसके अंदर खुदाई की गई कि आखिर ओरिजिनली क्या ये मंदिर तोड़ के बनाया गया या नहीं बनाया गया। अभी यही कंसर्न्स काशी विश्वनाथ मंदिर के केस में ज्ञान बाबी मस्जिद के कंसर्न्स में है। ऐसा ही कंसर्न्स मध्य प्रदेश में भोजशाला का इश्यूज है। अब भोजशाला के इश्यू में क्या है कि वहां एक मस्जिद भी है, कुछ लोग कहते हैं हिंदू महासभा या हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं, वो मंदिर को तोड़ के बाग देवी की प्रतिमा थी उसे हटा के और वहां मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। इसके लिए एक्सकेवेशन की जरूरत होगी या एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत होगी, जो एक्सपर्ट कमेटी जांच करे और बताए अपनी एक्सपर्टाइज से कि क्या जो आरोप है या जो पक्ष वाले ने तथ्य दिए हैं क्या वो सही है या नहीं है। ऐसे कंसर्न्स में भी वहां जाके ही करना होता। और वैसे भी जो जज होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जज या वकील इस काम में एक्सपर्ट हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, किसी विशेषज्ञ पैनल को बुलाना होगा जो पुरातत्वविद होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और वो लोग आएंगे और वो लोग भी कोर्ट में आके डायरेक्ट तो डिस्कशन होंगी नहीं। इसके लिए उस ऑन स्पॉट पे जाके ही खुदाई एक्सेट्रा करने होंगी या फिर उसके साथ जो साइंटिफिक एविडेंस एक्सेट्रा जुटाने होंगे, वो सारी चीज वहां से ही करना होगा। इसके लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। या फिर मान लो कई बार ऐसा भी कंसर्न होता है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं या कुछ ऐसी संपत्ति है जो नेचुरल डिकेइंग के तहत समाप्त होने वाली है और कोर्ट ने उसे अटैच कर रखा है। ऐसे कंसर्न्स में कुछ मिनिस्ट्रियल वर्क भी होते हैं, जैसे मान लो उसको बेचना है या अकाउंटिंग एक्सेट्रा करना है। ये वर्क भी यदि कोर्ट खुद से करे तो इसमें बहुत सारे टाइम की बर्बादी होगी। ऐसे कंसर्न्स में भी कोर्ट समन जारी कर सकती है, कोर्ट कमीशन जारी कर सकती है। जो कमीशन जिस व्यक्ति को मिला है वो व्यक्ति इस कंसर्न्स को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर ले। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कमीशन की नियुक्ति कब होती है। कमीशन सामान्यतः तब नियुक्त किया जाता है जब किसी का एग्जामिनेशन या किसी का डिस्कशन या कुछ भी ऐसा बिना जिसकी कोर्ट परिसर में नहीं हो सकता, ऐसे कंसर्न्स में कमीशन जारी किया जाता है। इसको हम लोग कहा जा सकता है कब होगा, कमीशन कब किया जाता है, जब कोर्ट परिसर में किसी बात का समाधान संभव ना हो। जब कोर्ट परिसर में अर्थात कोर्ट के प्रीमाइसेस में समाधान या एग्जामिनेशन
समाधान या एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो, ये समाधान पॉसिबल नहीं हो, तो ये कमीशन किस पे होता है? ऑन साइट विजिट के द्वारा, ऑन साइट विजिट के लिए होता है। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे ही जाके, अब ऑन साइट विजिट किसके लिए? या तो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, गवाह के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन या फिर पार्टीशन करने हैं, या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो मिनिस्टीरियल वर्क है कुछ, इन सारी चीजों के लिए क्या करना होता है? ऑन साइट विजिट करना होता है। और इन ऑन साइट विजिट करने के लिए किसकी नियुक्त की जाती है? इसके लिए ही कमीशन की नियुक्त की जाती है। अब कमीशन के संबंध में जो प्रोविजंस हैं, इसके जो प्रोविजन या प्रावधान है वो कहां कहां है? तो इसके लिए एक तो जो सीपीसी है उसका सब्सटेंशियल मेन पार्ट में भी इसके लिए प्रोविजन किया गया है, और दूसरा इसके लिए एक्सप्लेन ऑर्डर भी दिया गया है। तो यदि हम बात करें तो सेक्शन ऑफ 75 टू 78 यहां भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है इस 4 सेक्शन में, और इसके साथ ही ऑर्डर 26 में इस बात का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो कमीशन के बारे में जो जानकारी हमें मिलेगी टोटल, वो कहां से मिलेंगे? एक तो सेक्शन 75 टू 78 से, और दूसरा ऑर्डर 26 में। तो हम लोग अब इस ऑर्डर 26 की भी बात करें तो इसमें भी टोटल कितने हैं? टोटल रूल 1 से लेकर 22 तक रूल है, अर्थात ऑर्डर 26 में 1 से लेकर 22 रूल है, और इस 22 रूल से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। कमीशन क्या होता है, कंसर्न्स कैसे होते हैं, कैसे इसे कमीशन किया जाता है, इसकी रिपोर्ट कैसे ली जाती है, कोर्ट में इसकी महत्व क्या होते हैं, फिर जो कमीशन है वो क्या विदेशी कोर्ट के लिए क्या होगा, या जब कमीशन किसी विदेशी व्यक्ति को या इंडिया का ही कोई व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसे कमीशन करना हो, उसको एग्जामिनेशन करना हो तो कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो चलिए इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जो इसका सेक्शन पार्ट है, सेक्शन 75 टू 78। ये 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। अब इस 4 सेक्शन की यदि बात करो तो सेक्शन 75 कहता है कि पावर टू इश्यू द कमीशन, कोर्ट को पावर कमीशन इश्यू करने के पावर कब है, किस स्थिति में कोर्ट कमीशन कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट चर्चा करते हैं। तो जो 75 है, आप बेयर एक्ट ध्यान रखना और बेयर एक्ट को पढ़ना ताकि वो चीजें आप कंसर्न कर सकते हो। तो 75 में ये कहता है कि पावर टू इश्यू द कमीशन। अब पावर टू इश्यू का मतलब ये होगा कि कोर्ट किस कंसर्न्स में पावर कमीशन को इश्यू कर सकता है। तो पावर टू इश्यू कमीशन, तो इसमें यह बताया गया कि अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, या कुछ ऐसे, ये तो हर जगह ही लिखा होगा जहां भी कुछ करना होगा तो अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि भारत में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, जो कुछ भी है वो क्या है, सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में होंगे। तो इसीलिए लॉ की भाषा में प्रायः इस बात को ऐसा लिखा जाता है कि व्हाटसएवर अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, या इफ अदरवाइज नॉट स्टेटेड। इसका मतलब यह हुआ कि अदरवाइज या तो नहीं कहा गया है, या फिर जो अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहां भी हम लोग इसी से चर्चा करें पावर टू इश्यू कोर्ट, तो किस किस कंसर्न्स में कोर्ट पावर इश्यू कर सकती है इसको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है जो इसमें टोटल ए से लेकर आई तक पॉइंट बनाए गए हैं, आई से लेकर जी, ए से लेकर जी तक पॉइंट बनाए गए हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखो। सबसे पहला हमने अभी चर्चा किया था उसकी भी, टू एग्जामिन द विटनेस। अब विटनेस का एग्जामिनेशन कब? जब उस विटनेस को कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, या फिर उसको कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई है कि वो कोर्ट में नहीं आ पाए। जैसे याद करिए समन टू विटनेसेस में हमने चर्चा की थी कि उस व्यक्ति को हम समन नहीं दे सकते जिसको स्पेशली इसके लिए छूट दिया गया है। कौन कौन सा व्यक्ति था उसमें? लगभग 10 व्यक्ति के आसपास के हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कौन कौन? एक तो सेंटर में तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर कौन था? लोकसभा का स्पीकर था, राज्यसभा का चेयरमैन, तो वाइस प्रेसिडेंट में ही आ गया। फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्टर आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर समेत सारे लोग आ जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ जाएंगे। इसी तरह राज्य में चलते थे तो कौन? राज्यपाल, या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, या यूटी के केस में कौन होता था? एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा भी कुछ व्यक्ति थे, जैसे मान लो जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, सॉरी स्टेट मिनिस्टर्स हैं इसमें, या फिर बात करो हाई कोर्ट के जजेस हैं, या फिर कुछ ऐसे जो हमें जो पुराने जो प्रोविंसेस थे हमारे, उसके जो मालिक थे अर्थात जो राजा थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन लोगों को भी किसी सर्टेन केस में। इसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जो कोर्ट नहीं आ सकता है,
इन सब के लिए भी विटनेसेस, इसकी आगे के सेक्शंस में इस बात को डिस्कशन किया गया किस किस व्यक्ति को किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। अभी आप ये ध्यान रखो कि टू एग्जामिन द विटनेस अर्थात गवाहों की परीक्षा के लिए, तो गवाहों की परीक्षा, और इसमें ब्रैकेट में स्पेशली ध्यान रखो जब कोर्ट आने में वो सक्षम नहीं हो या उसको कोर्ट से उन्मुक्ति मिली हो, तब जब कोर्ट आने में सक्षम नहीं हो, कोर्ट आने में सक्षम नहीं हो, और दूसरा कौन हो, या फिर उसे इम्यूनिटी मिली हो, इम्यूनिटी मिली हो, इम्यूनिटी की मतलब उसे छूट मिली हो, इस दोनों ही कंसर्न्स में। उसके बाद जो बी है इसमें, अब बी क्या है, दूसरा कहता है टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, जहां लोकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी तो वहां लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा किस काम के लिए कर सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन, कहा हमने कहा कि जहां भी लोकल इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, अर्थात मान लो कहीं पार्टीशन सूट है तो पार्टीशन सूट के लिए क्या करना होगा, उसको बाकायदा उस साइट पे जानी ही होगी, बिना इन्वेस्टिगेट किए पता नहीं होगा, या फिर कहीं मान लो जगह की मालिकाना हक निर्धारित करनी है तो आपने तमाम ऐसे कंसर्न सुना होगा कि आखिर वो प्रॉपर्टी तत्काल किसके कब्जे में है, ये तो बिना जाए हुए बिना ऐसे वहां ऑब्जर्व किए हुए पता लगाना मुश्किल है, तो इसके लिए भी कहा सकता है टू मेक द लोकल इन्वेस्टिगेशन, जहां लोकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। तीसरा इसमें यह कह रहा है टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट, टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट। जैसे मान लो किसी कंपनी आदि से संबंधित विवाद है तो उसके अकाउंट्स अर्थात जो बैलेंस शीट वगैरह है उसको एग्जामिन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, इसके लिए भी उसकी जरूरत होगी, तो इसके लिए भी कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है। और क्या होगा, जैसे मान लो हम डी में बात करें और किस पे किया जा सकता है, तो डी कहता है टू मेक अ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन करने के लिए भी टू मेक पार्टीशन, अर्थात यदि विभाजन करना हो कहीं संपत्ति के विभाजन से संबंधित काम के लिए भी कि कमीशन वहां जाए और विभाजन करे। उसके अलावा टू होल्ड साइंटिफिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, टू होल्ड साइंटिफिक या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। जैसे मान लो अभी हमने कहा कि भोजशाला का इश्यू चल रहा है और भोजशाला के साथ साथ ज्ञानवापी प्रकरण है, उस कंसर्न में भी ये होता है कमीशन की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि वो वही जाके जांच और पड़ताल कर सके और कोर्ट को रिपोर्ट दे। इसके अलावा टू कंडक्ट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टू कंडक्ट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी को सेल करना होगा, विच इज अटैच्ड विद कोर्ट, यदि जिसको कोर्ट में अटैच कर लिया गया है। अब यदि कोर्ट में अटैच कर लिया गया तब भी उसको बेचने की क्या आवश्यकता है, जो कि मान लो जब फैसला होगा तब डिसाइड होगा, तो कंसर्न्स में वो है कि यदि वो नेचुरली डीके हो जाए अर्थात फैसला होने से बहुत पहले ही वो खत्म हो जाए, जैसे मान लो कोई अनाज है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सड़ जाए या यूं ही नेचुरली समाप्त हो जाए और कोर्ट के फैसला पे ही डिसाइड है कि उसकी वो किसके पास जाएगी। कंसर्न्स है कि जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो चीज ही खत्म हो जाएंगी, तो ऐसे कंसर्न्स में उसको कंडक्ट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड इन कोर्ट, जो कोर्ट में अटैच्ड हो, एंड सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड एसपीडी डीके, सब्जेक्ट टू एसपीडी एंड नेचुरल डीके, अर्थात कोई ऐसी चीज है जो कोर्ट में अटैच्ड हो और सब्जेक्ट टू स्पीडी डीके का मतलब जल्दी ही वो समाप्त हो जाएगा, सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अर्थात जिसकी बर्बादी की अंदेशा हो, बर्बादी की अंदेशा हो, जो समाप्त हो जाए, ऐसे चीजों को सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है। इसके अलावा बात करें जो एक और पॉइंट है जो जी है, वो कहता है टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट, टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट का मतलब होगा कि कोई ऐसे कार्य जो मंत्री करता है, मंत्री करने का मतलब वो वाला मंत्री मत समझना जैसे अकाउंटिंग का काम है या उसको और भी किसी तरह के काम है जिसे कोर्ट को करना तो है लेकिन कोर्ट की नजर में ऐसा करना कोर्ट की आवश्यक टाइम की बर्बादी है, इस कंसर्न्स में। तो जो जी है, इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, जी किसके लिए, टू परफॉर्म, आगे इसके लिए आगे के रूल में इसको एक्सप्लेनेशन है तो इसलिए वहां चर्चा करवाएंगे, टू परफॉर्म द मिनिस्टीरियल वर्क,
इसमें कोर्ट की ही जिम्मेदारी है, लेकिन ये ऐसा काम है कि यदि कोर्ट करे तो कोर्ट की अनावश्यक टाइम की बर्बादी हो, कोर्ट को ऐसा लगता हो, ऐसे कंसर्न्स में ये कहा जाएगा कि इसको भी कमीशन के द्वारा करवाया जा सकता है। क्लियर हुआ? ये है हमारा 75। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 76 की चर्चा करते हैं। 75 ने क्या कहा कि किस किस कंसर्न्स में टर्म्स एंड कंडीशन के अधीन रहते हुए कोर्ट कमीशन की नियुक्ति कर सकती है। ये भी हमने सारी चीज बता दिया। इसके बाद आता है 76, ये कहता है कमीशन टू अनदर कोर्ट। यदि कोर्ट दूसरे कोर्ट को कमीशन भेजना हो तो 76 कहता है कमीशन टू अनदर कोर्ट। एक तो यदि उसके जुरिस्डिक्शन में है या वहां है तो कोर्ट खुद ही अपना कमीशन भेज देगी उस व्यक्ति को पूछने के लिए। लेकिन कई बार कोर्ट के पास कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि कोर्ट खुद से कमीशन नहीं भेज सकता। ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट दूसरे कोर्ट को कमीशन भेजती है और वो कोर्ट उस कमीशन को एग्जीक्यूट करती है। ये कहा है कमीशन टू अनदर कोर्ट, दूसरे कोर्ट को कमीशन कब भेजा जाएगा? तो दूसरे कोर्ट को कमीशन भेजने के लिए कहा जाता है, इसमें दो रूल है। 76 में दो क्लॉजेज हैं। तो इस दो क्लॉजेज में कहा गया कि जो पहला क्लॉज इसका ये है कि सामान्यतया जो कमीशन है वो दूसरे कोर्ट को तब भेजी जाती है जब जो इश्यूइंग वाला जो कोर्ट है वो किसी दूसरे राज्य में हो और जिसको कमीशन करना हो अर्थात जिसे एग्जामिनेशंस वगैरह करने हो वो व्यक्ति दूसरे राज्य में रह रहा हो। अर्थात यदि अगर राज्य का मसला हो, ऐसे कंसर्न्स में व्यक्ति डायरेक्ट कमीशन न भेज के उस राज्य के कोर्ट को कमीशन जारी करती है और वहां का जो कोर्ट होगा उस कमीशन को एग्जीक्यूट करेगा और उस राज्य के कमीशन एग्जीक्यूट करने के बाद वो जो कोर्ट होगा जिसने कमीशन को एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट का मतलब लागू किया है या व्यक्ति को पूछताछ किया है, जो भी काम किया है, वो व्यक्ति उस कमीशन की सारी रिपोर्ट या एविडेंस या डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है उसे साथ लगा के मूल इश्यूइंग कमीशन वाला जो जिसने इश्यू किया था उसे वापस भेजेगा। ये कहता है 76। अब 76 का जो पहला रूल है कौन है? कमीशन टू इश्यू अनदर कोर्ट। ये कौन है? जब मसला या मामला इश्यू अदर स्टेट का हो, दूसरे राज्य से संबंधित हो, अर्थात जिसको पूछताछ करनी हो या जिस साइट को विजिट करनी हो वो अदर स्टेट से संबंधित हो। ऐसे कंसर्न्स में डायरेक्टली कमीशन नहीं भेजा जाता है, ऐसे कंसर्न्स में दूसरे स्टेट के कोर्ट को कमीशन किया जाता है। हाँ, यहां स्पेशली ध्यान रखो, दूसरे स्टेट के कोर्ट को जब कमीशन किया जाता है तो यहां भी यह ध्यान रखा जाता है कि हाई कोर्ट को कमीशन नहीं किया जाता। जब भी मामला कहीं कमीशन भेजा जाए किसी दूसरे कोर्ट को तो वो लोअर कोर्ट को भेजा जाएगा, हाई कोर्ट से जो नीचे वाला है और जिसके जुरिस्डिक्शन में या तो वो व्यक्ति रहता हो या वो स्थान है या वो प्रॉपर्टी है। तो क्लियर हुआ? सामान्यतः कमीशन टू अनदर कोर्ट, दूसरे कोर्ट को कब भेजा जाता है? जब मसला अदर स्टेट से संबंधित हो और उसमें भी क्या है कि अदर देन हाई कोर्ट अर्थात लोअर कोर्ट को भेजा जाता है। किसको भेजा जाएगा? लोअर कोर्ट को। स्पेशली ध्यान रखो, लोअर कोर्ट की वहां चर्चा नहीं है, चर्चा है कि हाई कोर्ट से निचले अर्थात हाई कोर्ट को नहीं भेजी जाएगी। स्पेशली ध्यान रखो, हाई कोर्ट को नहीं, मतलब किसी दूसरे स्टेट में यदि आपको कमीशन भेजनी है तो हाई कोर्ट को कमीशन नहीं भेजेंगे, वहां के लोअर कोर्ट को भेजेंगे। हाँ, लोअर कोर्ट में भी कौन सा? किसी को नहीं, तो जिसके जुरिस्डिक्शन में जिसको कमीशन करना है वो रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति से संबंधित है या प्रॉपर्टी से संबंधित है, मतलब जिसके जुरिस्डिक्शन में वो सिचुएटेड है, स्थित है। कौन? जिसको पूछताछ करनी है या तो वो इसमें आ जाएगा। कौन? तो कौन का अंतर्गत हो जाएगा? जिसको पूछताछ करनी है, जिससे पूछताछ करनी है, इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है या जिस प्रॉपर्टी पे विजिट करना है या जिस प्रॉपर्टी पे विजिट करना है। स्थित हो, मतलब जिसके जुरिस्डिक्शन में ये दोनों मुद्दा हो उस लोकल कोर्ट को भेजा जाएगा और वो लोकल कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहां ध्यान रखो, स्पेशली हमने कहा कि हाई कोर्ट को नहीं भेजा जा सकता। अब यहां प्रश्न होंगे आगे, इसी 76 का 2 क्या कहता है? तो इसी 76 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि जब राज्य को कमीशन भेज दिया जाएगा तो कहा जाता है कि जिस कोर्ट को कमीशन भेजा गया उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये 2 कहता है। तो इसमें यह कहा गया कि जिस कोर्ट को कमीशन भेजा जाएगा वो कोर्ट
उस कमीशन का एग्जीक्यूशन अर्थात लागू स्वयं अपने द्वारा इश्यू किया गया कमीशन की तरह ही करेगा, और इसके साथ साथ जो कुछ भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस या जो कुछ भी ऑन रिकॉर्ड चीजें होंगी उसे सम्मिलित करके, उसे जमा करके मूल अर्थात ओरिजिनल कोर्ट को भेज देगा। तो दूसरा कोर्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट रिसीविंग कमीशन। ये किसमें है? दूसरा कहता है जिस कोर्ट को कमीशन मिले उसकी जिम्मेदारी, जिस कोर्ट को कमीशन मिले उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी। तो ये क्या होगा? ऐसे कंसेंस में कहा गया कि उस कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कमीशन के तरह उसे एग्जीक्यूट करे, और जो भी रिकॉर्ड या एविडेंस होंगे उसे मूल कोर्ट अर्थात जो ओरिजिनल कोर्ट है उसे वापस करे। तो कैसे करेगा? तो अपने कमीशन, अपने द्वारा इश्यू कमीशन की तरह, कमीशन की तरह ही एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगा का मतलब जो भी वो कमीशन का काम है, पूछताछ करनी है, विजिट करनी है या जो कुछ भी करना है वो खुद ऐसा करेगा जैसे इसने ही कमीशन निकाला है। और इसके बाद क्या करेगा? तो इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चिट्ठास के साथ और सारे डॉक्यूमेंट या एविडेंस अवेलेबल जो कुछ भी ऑन रिकॉर्ड हो उसके साथ मूल कोर्ट अर्थात ओरिजिनल कोर्ट को भेज देगा, एग्जीक्यूट करेगा। और विद ऑल डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस ओरिजिनल कोर्ट को वापस भेज देगा। ओरिजिनल कोर्ट, या इसको कहते हैं ओरिजिनली जिसने इश्यूइंग कोर्ट है, जिसने इश्यू किया था, ओरिजिनल या इश्यूइंग कोर्ट को वापस भेजेगा। यह कहता है हमारा 76। अब यही एक पॉइंट और आता है, कहा जाता है कि जो सेक्शन 77 है, सेक्शन 77 कहता है कि यदि किसी को, अब ये तो हमने राज्य 76 में क्या है कि राज्य से बाहर का मसला हो, तब मतलब एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट का मसला हो। 77 कहता है कि यदि वो व्यक्ति देश से ही बाहर रह रहा हो, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, क्योंकि विदेशी कोर्ट को तो सामान्यतः भेजना एक पर्टिकुलर उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो जब विदेशी व्यक्ति या संस्थान का कमीशन करना हो, जब मामला, इसको ऐसे भी कह सकते हो, जब मसला विदेशी या विदेश में रह रहे व्यक्ति से संबंधित, तो ऐसा कहता हूं विदेश में रह रहे व्यक्ति से संबंधित हो। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न्स में कहा जाता है कि जो कोर्ट है वो कमीशन के साथ साथ एक रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजेगी। अर्थात कमीशन के साथ साथ जो कमीशन जिसको करना है वो तो करेगा ही, और उसके साथ साथ एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजा। जैसे इंडिया के जो कोर्ट है उसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक ही सीपीसी से गाइडेड है, एक ही नियम से संचालित है। जबकि किसी बाहरी व्यक्ति से जब करोगे तो उसे केवल आप आदेश नहीं दे सकते, ऐसे कंसर्न्स में एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजनी पड़ती है। तो कहा जाता है कि जब विदेश का मामला हो, भारत से बाहर रहने वाला विटनेस के लिए एग्जामिनेशन करना हो, तो कमीशन के साथ एक आग्रह पत्र भेजा जाएगा। विदेश में रह रहे व्यक्ति अर्थात जिस विदेश में रह रहे व्यक्ति का मतलब जिसका साक्षी, विदेश में रहने वाला व्यक्ति से यदि साक्ष्य पूछताछ करनी हो तो क्या करनी हो, तो कमीशन के साथ साथ एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजनी होगी। रिक्वेस्ट भी भेजनी होगी। ये भी कंसर्न्स है, ये कहता है 77। और उसके बाद आता है 78। मतलब ये क्लियर हो गया, यदि देश का मसला है, अपने ही क्षेत्र का मसला है तो व्यक्ति स्वयं भेजेगा कोर्ट। यदि दूसरे हाई कोर्ट से संबंधित या दूसरे राज्य से संबंधित मसला है तो ऐसे कंसर्न्स में वहां के लोकल कोर्ट को भेजी जाएगी। यदि विदेश से संबंधित मसला है तो कमीशन के साथ साथ कोर्ट एक रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजेगी। इसके बाद आता है 78। ये क्या है कि अभी एक कोर्ट से कमीशन जारी किया गया दूसरे व्यक्ति के लिए। कई बार कहता है कि कंसर्न्स ऐसे भी बन सकते हैं, किसी विदेशी कोर्ट को हमारे यहां रहने वाले किसी व्यक्ति को कमीशन करना है या एग्जामिनेशन करना है, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो यदि कमीशन विदेश से या विदेशी कोर्ट से किसी इस कोर्ट को प्राप्त होता है, ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे?
तो ऐसे कंसेप्ट में भी ध्यान रखो, यदि विदेश से या किसी विदेशी कोर्ट से भारतीय कोर्ट को कमीशन प्राप्त हुआ किसी व्यक्ति को एग्जामिनेशन करने के लिए या किसी अन्य चीज के लिए, तो वो भी उसी नियम के तहत होगा जैसे यहां का जो कोर्ट है वो किसी विदेशी अदर कोर्ट को नियम भेजता था। हाँ, लेकिन यहां प्रश्न होंगे कि विदेशी कोर्ट होंगे कौन कौन, तो इसलिए कहा जाता है कि हम विदेशी कोर्ट का मतलब 3 कोर्ट सामान्यतः आते हैं। जब भी हम सीपीसी की बात करते हैं तो इसमें वो कोर्ट भी विदेशी माना जाता है जो भले ही भारत के अंदर रह रहा हो, अंदर का कोर्ट हो, लेकिन उस कोर्ट पे सीपीसी लागू नहीं होता है। यदि मान लो डिक्लेयर्ड रूप से सीपीसी उस कोर्ट पे लागू नहीं होता, ऐसे कंसर्न्स में वो कोर्ट भी फॉरेन कोर्ट ही कहलाता है। दूसरा, भारत से बाहर का ऐसा कोई कोर्ट हो जो भारत सरकार ने स्थापित किया हो या फिर पहले से ही अंग्रेजों ने स्थापित किया था और भारत सरकार ने उसको कंटिन्यू कर रखा है, इसका मतलब वो कोर्ट भी भले ही भारत सरकार का है फिर भी विदेशी कोर्ट ही माना जाएगा। तीसरा कंसर्न, कोई कोर्ट या ना तो भारत सरकार ने बनाई है ना भारत सरकार ने चालू रखा है, मतलब विदेशी पूरी तरह विदेशी कोर्ट ही है, लेकिन भारत सरकार ने उसे नोटिफाई किया है या नोटिफाई नहीं किया है, तो उसको भी ये अलग अलग संदर्भ में होंगे, कहां कर रहे होंगे इसके लिए अलग क्लैरिफिकेशंस होती हैं। तो यदि ऐसे कंसर्न्स होंगे तो उस कोर्ट को भी विदेशी कोर्ट कहा जाता है। तो यहां यह होगा कि इसको कहते हैं विदेशी कोर्ट से संबंधित समन, विदेशी कोर्ट द्वारा जारी किया गया समन, इसको ऐसे समझ सकते हो, विदेशी कोर्ट द्वारा जारी समन। इसका क्या होगा, यह समन के बजाय आप कमीशन कहो, अब तो ज्यादा बेहतर कमीशन होंगे। तो विदेशी कोर्ट जब समन जारी करेगा तो कमीशन जारी करेगा, तो सबसे पहले तो यहां विदेशी कोर्ट कौन होगा इसको समझना होगा, और फिर इसका जो प्रोसीजर होगा, इसके प्रोसीजर क्या होंगे। तो प्रोसीजर यह होगा कि सेम वही जो 76 में है कि अदर स्टेट वाले कोर्ट के लिए क्या करते हैं, वैसे ही इस कोर्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें यह होगा कि अदर कोर्ट को जारी किया गया कमीशन की तरह ही, कमीशन की तरह ही, मतलब जैसे अदर कोर्ट, जैसे मान लो अदर कोर्ट को हम भेजते थे और वो कोर्ट भेजने के बाद अपने कमीशन की तरह उसको एक्सेप्ट करता था और एग्जीक्यूट करता था और फिर पूरा रिपोर्ट उस कोर्ट को वापस भेजता था, वैसे ही यदि विदेशी कोर्ट से किसी हमारे कोर्ट को समन प्राप्त होगा तो वो कोर्ट उसे अपने ही समन की तरह ट्रीट करेगा और अपने ही समन की तरह ट्रीट करते हुए उसे एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के साथ जो भी डॉक्यूमेंट या जो अन्य चीजें हैं उसको लेके वो ओरिजिनल कोर्ट को वापस कर देगा। वही अभी 76 में पढ़ा था। हाँ, यह भी ध्यान रखो, विदेशी कोर्ट से यदि हमारे पास कोई मसला आता है तो सीधे कोई विदेश का कोर्ट हमारे कोर्ट को एड्रेस नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग आगे रूल में पढ़ेंगे, जब ऑर्डर 26 के रूल में कि कैसे करना होगा, उसके लिए थ्रू हाई कमिश्नर या उस राज्य का जो चीफ होता है, स्टेट का चीफ हमारे यहाँ दूतावास में होते हैं, उनके द्वारा भेजी जाती है। वो भी किसको भेजता है, भारत सरकार के, और भारत सरकार के द्वारा हमारे यहाँ भेजी जाती है। तो वो एक अलग प्रोसीजर है, उसके हम लोग रूल में चर्चा करवाएंगे। अभी मतलब ये समझ लो कि जो भी प्रोसेस होगी वो व्यक्ति के पास कैसा होगा, यदि विदेशी अदालत द्वारा कोई कमीशन जारी हुई है हमारे किसी अदालत के नाम पे और वो नियम पूर्ण है अर्थात नियम के तहत है, तो वो कमीशन, वो कोर्ट जिस कोर्ट के नाम कमीशन जारी हुई है वो कोर्ट अपने द्वारा जारी किए गए कमीशन की तरह उसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के साथ साथ जो कुछ भी डॉक्यूमेंट या जो कुछ भी एविडेंस एक्सेट्रा होंगे उसे जमा करके जो ओरिजिनल जारी करने वाला कोर्ट है उसे वापस कर देगा। क्लियर। अब यहां कंसर्न्स यहां होंगे कि विदेशी कोर्ट से इसमें विदेश कौन कौन संबंधित है। तो विदेशी कोर्ट में यहां 3 कोर्ट की चर्चा की गई है। एक, देश के अंदर का वो कोर्ट भी विदेशी कोर्ट माना जाएगा जिसपे सीपीसी लागू नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर का वो कोर्ट जिस पर सीपीसी लागू नहीं है या संहिता, अर्थात जिस पर सीपीसी लागू नहीं है। दूसरा इसी में है, दूसरा कौन सा कोर्ट होगा, 3 कोर्ट की चर्चा की गई है। दूसरा है कि देश के बाहर लेकिन भारत सरकार द्वारा या संसद द्वारा स्थापित कोई कोर्ट या चालू रखा गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देश के बाहर का कोर्ट जो सरकार द्वारा स्थापित या संचालित है, या तो सरकार द्वारा एस्टैब्लिश्ड है या कंटिन्यूड है, संचालित है, वो भी क्या है, विदेशी कोर्ट में आ जाएगा। और जो तीसरा है इसी में, तो तीसरा में कहा गया कि देश के बाहर का वो हर कोर्ट जो भी ना तो भारत सरकार ने बनाया है ना भारत सरकार संचालित करती है, इसके अलावा कोई भी कोर्ट आ जाएगा, कोई भी अन्य कोई भी विदेशी कोर्ट
जिसे न तो भारत सरकार ने स्थापित किया है एस्टैब्लिश किया है, न ही संचालन करता है। अर्थात ये भी जितने भी कोर्ट हैं ये 3 कोर्ट हो जाएंगे। कौन कौन? पहला देश के अंदर का कोर्ट जिस पर सीपीसी लागू नहीं होता, दूसरा देश के बाहर का वो कोर्ट जो सरकार द्वारा स्थापित संचालित है लेकिन इस पे हाँ ठीक है, और तीसरा अन्य भी कोई भी विदेशी कोर्ट जो ना तो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह संचालित है ना भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। मतलब यह हुआ कि कोई भी विदेशी कोर्ट, ये तीनों ही कंसर्न्स इसमें आ जाएंगे। इसी में ध्यान रखो ये जो विदेशी कोर्ट है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। कई जगह ऐसे भी नियम बनते हैं कि वो विदेशी कोर्ट जिसे सरकार नोटिफाइड करे, तो ये भी ध्यान रखो इसमें नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी विदेशी कोर्ट यदि ऐसा है, हाँ इसके प्रोसीजर है जो रूल में चर्चा है, जो ऑर्डर 26 में अभी हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे, उसमें डिस्कशन है कि उसकी प्रोसेस क्या है। वो सबसे पहले डायरेक्ट हमारे कोर्ट को नहीं भेजेगा, वो अपने हाई कमिश्नर के द्वारा हमारे जो स्टेट जो फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है या फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करता है उस मंत्रालय को भेजेगा। वो मंत्रालय फिर रिकॉर्ड के द्वारा या रिक्वेस्ट के साथ हमारे कोर्ट को भेजेगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। ऐसे ही कोर्ट से जब वापस समन कमीशन एग्जीक्यूट करके भेजा जाएगा तब भी डायरेक्ट हमारे कोर्ट उसको नहीं भेजेगा, फिर भी वो हाई कमीशन के थ्रू ही भेजा जाएगा। इस आगे चर्चा कर पाएंगे। ये पार्ट हो गया हमारा सेक्शन 75, 6, 7 और 8। ये 4 सेक्शन हमारे ये कवर हो गए। इसके बाद हम लोग लौटते हैं ऑर्डर की बात करते हैं। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कहां है? तो डिटेल एक्सप्लेनेशन कहां है? ऑर्डर 26। इस ऑर्डर 26 की बात करें तो इसमें टोटल 22 रूल है, 1 से लेके 22 रूल है। और इसकी भी यदि बात करें तो इसको आपको समझने के संदर्भ में चर्चा करें, वैसे वहां भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो ये क्या क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं पूरे ऑर्डर को। तो पहला जो इसका पार्ट है रूल 1 से लेके 8 तक, इसमें साक्षी को कैसे कमीशन के द्वारा इंक्वायरी किया जाए या एग्जामिनेशन किया जाए इसके बारे में चर्चा है। अर्थात रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कौन सा विटनेस? तो फिर हम बात करेंगे जो कोर्ट में होने में सक्षम नहीं था, या तो उसे इम्यूनिटी प्राप्त थी, या कोर्ट के नजर में ऐसा था, या कुछ अन्य भी कारण थे। वो सारे कारण आगे की चर्चा करवाएंगे। तो ये जो रूल 1 से लेके 8 तक है वो किससे संबंधित है? रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। उसके बाद जो पार्ट 2 है जिसकी चर्चा करें, इसमें लेके 9 और 10 का एक्चुअली सी तक है, 10 ए बी एंड सी, तो 10 सी तक मान लो। जो 9 to 10 सी है ये दूसरा पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन। अर्थात जहां उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके इन्वेस्टिगेट करनी है, उस पर्टिकुलर जगह के लिए कमीशन की नियुक्ति करना, जहां घटनास्थल पे जाना जरूरी हो, घटनास्थल पर जाना जरूरी हो। ये कब कब हो सकता है? या तो कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करनी हो, या फिर उसको पार्टीशन शूट करनी, या इवैल्यूएशंस करनी हो, इन सब चीजों के लिए। तो ये 9 और 10 अर्थात जो टोटल है ये 2 सेक्शन के सब सेक्शंस वगैरह मिलाओ तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन आप ये मान करो चलो कि 9 to 10 सी तक का जो पार्ट है वो है कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन। जो तीसरा पार्ट है इसमें जनरल प्रोविजन की बात, इसमें जो तीसरा पार्ट है उसमें चर्चा किया गया है कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स, कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स। यह है 11 से लेकर 14 तक। अब कहां होंगे? जहां अकाउंट या किसी कंपनी या व्यापार आदि से संबंधित मसला हो, ऐसे कंसर्न्स में तीसरा पार्ट में है कमीशन टू एग्जामिन द अकाउंट। ये कौन सा रूल होगा? 11 से 14। इसके अलावा जनरल प्रोविजंस हैं चौथे पार्ट में, इसमें रूल 15 से लेके 18 तक है। जनरल प्रोविजन, इसमें रूल 14 to 18 किया गया है व्यवस्था। और इसी के साथ एक पॉइंट और होंगे जहां कहा जाता है कि जो 5वां पार्ट है वो 5वां पार्ट है इसमें कि कमीशन इश्यूड
ऑन द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन कोर्ट। यदि विदेशी राज्य से कोई कमीशन प्राप्त हुआ है या फॉरेन कोर्ट से कोई कमीशन प्राप्त हुआ है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसके लिए हो जाएगा रूल 5। तो रूल 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी पार्ट 5 जो फिफ्थ पार्ट है वो है रूल 19 टू 22। 19 टू 22 जैसे इसमें है ना, चौथे पार्ट में कहा गया प्रोविजन 14 टू 18। आप रूल 19 टू 22 की यदि बात करें तो ये पांचवा पार्ट है। इसमें कौन सा है, तो प्रोविजन रिलेटेड टू समन इश्यूड ऑन द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट द्वारा इश्यूड समन, सॉरी कमीशन। अब ये जो फॉरेन कोर्ट द्वारा इश्यूड कमीशन है, टोटल कितने हो गए, 5 पार्ट में। इस पूरे पार्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑर्डर 26। किससे है, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। साक्ष्य से संबंधित मुद्दे के लिए। तो रूल फर्स्ट इसका ये कहता है, इसका जो रूल फर्स्ट है वो क्या कहता है, ये ध्यान रखो। तो रूल फर्स्ट कहता है कोर्ट कब कमीशन इश्यू कर सकता है। तो लिख लीजिए इसमें, कोर्ट कब कमीशन इश्यू कर सकता है। अब जो कोर्ट कब कमीशन इश्यू कर सकता है, तो यहां ध्यान रखो, इसमें यह कहा गया कि एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट है कमीशन इश्यू कर सकता है। कोई भी कोर्ट का मतलब जिस कोर्ट में मसला हो और जिस कोर्ट को ऐसा लगे। दूसरा यह है कि कब, तो या तो स्वयं के मोशन पर, स्वयं के मोशन का मतलब स्वयं के द्वारा किसी व्यक्ति को जरूरत है, या फिर किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर, किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर, इसके द्वारा भी कमीशन किया जा सकता है। कारण क्या है, तो कारण क्या है कि बिना रीजन रिकॉर्ड के ऐसे नहीं करेगा। एक पॉइंट यहां ध्यान रखो, हां यदि किसी पार्टी, तो ये भी क्या होगा, एफिडेविट द्वारा सपोर्टेड, एफिडेविट द्वारा सपोर्टेड। हां, इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रखो कि कोर्ट जब भी कमीशन इश्यू करेगा तो उसके कारण या जो कॉज है, रीजन है, उसको रिकॉर्ड करना होगा। कारण या कॉज को रिकॉर्ड करना होगा, कारण या कॉज रिकॉर्ड करने होंगे। उसके बाद हां, इस पे एक पॉइंट ध्यान रखो कि यदि कोई व्यक्ति, अब इसमें कंसर्न ये है कि इसके किसको जारी किया जाएगा, ये तो होगा, ये तो कमीशन जारी किया गया, अब किसको जारी किया जाएगा ये ध्यान रखो। तो इसी प्रश्न में आया कि किसको जारी किया जाएगा कमीशन, मतलब कौन से व्यक्ति को। तो जब विटनेस असमर्थ हो कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, कोर्ट में आने से असमर्थ हो। अब कोर्ट में आने से असमर्थ कब होगा, तो नॉर्मली या तो उसको इम्यून प्राप्त हो, इम्यून प्राप्त होने का मतलब होगा कि कोर्ट, उसे कोर्ट से या किसी सरकारी कंसर्न्स के द्वारा उसे मुक्ति प्राप्त हो, या फिर वो मेडिकली फिट नहीं हो, मेडिकली फिट नहीं हो। अब मेडिकली फिट नहीं हो, इस कंसर्न्स में क्या होगा, तो इसके लिए भी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब एक ऐसा डॉक्टर के द्वारा सपोर्ट, डॉक्टर के आरएमपी के सर्टिफिकेट के द्वारा सपोर्टेड, सर्टिफिकेट के द्वारा सपोर्टेड। यदि यह है तो फिर व्यक्ति को छूट दी जा सकती है। दूसरा कंसर्न यह है कि ऑर्डर ऑफ कमीशन, कोर्ट किसके द्वारा, जो दूसरा रूल है, रूल 2 है, इसमें कहा जाता है कि किसके कहने पर कमीशन देगा। तो रूल 2 में यही हो जाएगा, ऑन मोशन या फिर पार्टी के कहने पे, ऑन देयर ओन मोशन
या तो स्वयं के कहने पर या पार्टी के एप्लीकेशन पर। मतलब यह रूल फर्स्ट कहता है किसको किया जाएगा, कब किया जाएगा। कोर्ट किसी भी मुद्दे पे किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, यदि अपने मोशन से या फिर पार्टी के कहने पे। पार्टी हाँ, लेकिन जो रीजन है उसके कि क्यों उसको किया जा रहा है वो रीजन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसके अलावा ये कहा जाता है जो रूल 3 है, इसी में रूल 3 या रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूल पूरे रूल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बेसिक्स से क्रक्स पूछे जाते हैं, तो आप इसके जो मूल कंसर्न्स हैं उसको ध्यान रखेंगे। तो रूल 3 ये कहता है कि यदि लोकल लिमिट से बाहर रह रहा हो, यदि कोई व्यक्ति लोकल लिमिट से बाहर रह रहा हो तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट यदि व्यक्ति लोकल लिमिट के बाहर रह रहा हो या अंदर रह रहा हो, यह दो कंसर्न्स हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखो। यदि वो व्यक्ति जिसको कमीशन किया जाना है वो लोकल लिमिट के अंदर रह रहा हो, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कमीशन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है कि आप जाके उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हो। लेकिन यही कंसर्न्स हो जाएगा कि यदि वो लोकल लिमिट से बाहर रह रहा हो, खास करके राज्य से बाहर, तो क्या होगा, वहां के जो लोकल कोर्ट होंगे उसको कमीशन जारी करना पड़ेगा। तो इस कंसर्न से बात करें, जो रूल 3 है वो कहता है कि यदि उसके अपने जुरिस्डिक्शन में कोई व्यक्ति है तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कमीशन जारी कर सकता है कि वो जाके उससे पूछताछ करे। लोकल जुरिस्डिक्शन में यदि विटनेस रह रहा हो तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जिसको वो चाहे, मतलब कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कमीशन दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को कमीशन देने का मतलब यह होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको कोर्ट ऑथराइज करे वो जाके उससे पूछताछ कर सकता है। उसके बाद रूल 4 आता है। रूल 4 कहता है किन व्यक्ति के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। किसके लिए कमीशन, यहां फिर से एक बार आ गया, किसके लिए कमीशन जारी करेगा। तो इस कंसर्न्स में कहा गया कि 3-4 कंसर्न्स है जिस आधार पर कमीशन जारी किया जा सकता है। उस व्यक्ति के लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा हो। अब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा हो, ऐसे कंसर्न्स में कमीशन जारी करेगा। यदि राज्य से बाहर है, यदि राज्य के अंतर्गत है तो कोर्ट अपना खुद ही कमीशन जारी करेगी, उसको पहुंचा देगी। यदि राज्य से बाहर का मसला है तो फिर क्या होगा, कोर्ट वहां के लोकल कोर्ट को कमीशन जारी करेगी। अब ऐसा कंसर्न तब हो सकता है जब व्यक्ति या तो नॉर्मली कोर्ट में आने में अक्षम रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति कोर्ट के सीमा से या उस पर्टिकुलर परिदृश्य से बाहर जा रहा हो जिस दिन नॉर्मली कोर्ट को उसका एग्जामिनेशन करना था। मान लो किसी व्यक्ति को विदेश जाना है और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो उस पर्टिकुलर डे के बाद होंगी, तो ऐसे कंसर्न्स में इस बात की संभावना होती है कि वो व्यक्ति जब बाहर चला जाएगा तो फिर उससे पूछताछ नहीं हो सकती। ऐसे कंसर्न्स में भी कोर्ट कमीशन जारी कर सकती है। तीसरा कंसर्न ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए भी कोर्ट कमीशन जारी कर सकती है जो मान लो सरकारी सेवक है और कोर्ट के नजर में ऐसा है कि यदि उस व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाया जाए या पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो सरकारी काम में पर्याप्त व्यवधान होंगे। पर्याप्त व्यवधान का मतलब यह होगा कि सरकारी काम बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, अर्थात बिना प्रभावित किए हुए अन्य लोगों के इंटरेस्ट को या सरकारी काम को वो व्यक्ति नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्रोविजन कमीशन जारी किया जा सकता है कि उससे उसके साइट पे जहां वो रहता है या वो जहां वो सुरक्षित या जहां वो कंफर्टेबल महसूस करे बिना किसी कार्य के हानि के आप वहां ही पूछताछ कर सकते हैं। अब इसके बराबर जो भी है ऐसे कंसर्न्स में, तो यहां नोट कर लो किसके लिए। तो कंसर्न्स ये है कि जब व्यक्ति या पीपल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा हो, जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा हो या फिर कोर्ट में सुनवाई की तिथि से पहले ही वो बाहर जाने वाला हो, सुनवाई से पहले या कोर्ट की जो नॉर्मल एग्जामिनेशन की डेट है उससे पहले ही वो बाहर जाने वाला हो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर या सर्वेंट इसको कहो, जिसके बारे में कोर्ट ये डिसाइड कर ले, कोर्ट को ये कंफर्म हो जाए कि वो व्यक्ति बिना पब्लिक कंसर्न्स को हार्म किए, अर्थात जो उसके नॉर्मल टाइम से सरकारी कामकाज को बिना प्रभावित किए अपीयर नहीं हो सकता, अर्थात जो बिना सरकारी कार्य को प्रभावित किए हुए
बिना सरकारी कार्य को प्रभावित किए अपीयर नहीं हो सकता। यह रूल 4 कहता है कि इन सब के लिए भी कमीशन जारी हो सकता है। अब इसी कंसर्न्स में रूल 4 का ये 1 था, इसी में रूल 4 का 2 होता है। रूल 4 का 2 कहता है कि यह मसला जो भी है वो किसी कोर्ट को भी जारी किया जा सकता है। यदि मान लो किसके लिए किया गया, ये तो है ही, बार बार हमने डिस्कशन किया, तो रूल 4 का ही 2 करता है यह किसी कोर्ट को भी जारी किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट को जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। कोई भी पूछताछ करे जिसके जुरिस्डिक्शन में हो। हाँ, स्पेशली ध्यान रखो कि किसको, हाई कोर्ट को नहीं किया जा सकता, स्पेशली हाई कोर्ट को नहीं, अर्थात किसको ये किया जाएगा, केवल लोअर कोर्ट को ही किया जा सकता है। इसी के अलावा 4 का जो 3 है वो ये है कि जो कोर्ट इश्यू करेगा कमीशन, वो उस कोर्ट को यह भी आदेश दे सकता है कि या तो जो रिपोर्ट होंगी कमीशन के एग्जीक्यूशन के बाद वो या तो स्वयं उस कोर्ट को भेजा जाए या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी भेजा जा सकता है। यह भी ध्यान रखो। इसी का रूल 4 का ही सब क्लॉज 3, 4 का ही रूल 3 ये कहता है कि जो कोर्ट कमीशन जारी करेगी वो आदेश दे सकती है या उसमें लिखा हो सकता है कि जो एग्जीक्यूशन के बाद कमीशन की रिपोर्ट किसे भेजी जानी चाहिए, या तो उस कोर्ट को भेजी जानी चाहिए या लोअर कोर्ट को भेजी जानी चाहिए, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजा जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई मसला है तो हाई कोर्ट मान लो सुन रहा है, तो हाई कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि कमीशन जारी होने के बाद जो कमीशन है उसे हाई कोर्ट को ना भेज के उस पर्टिकुलर किसी लोअर कोर्ट को भेजा जाए, या अपने, तो जो भी कोर्ट आदेश देगा अपने से हायर कोर्ट के लिए तो दे नहीं सकता, तो अपने से लोअर कोर्ट के लिए। तो यही बातें कहा गया है कि जो इश्यूइंग कोर्ट है, इश्यूइंग कोर्ट कमिश्निंग कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है एग्जीक्यूशन के बाद उसे उस कोर्ट को ही या किसी अन्य सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजा जाए। ऑर्डर दे सकता है, क्या दे सकता है ऑर्डर, कि कमीशन एग्जीक्यूशन के बाद जो कोर्ट एग्जीक्यूशन करेगा, दूसरा कोर्ट एग्जीक्यूशन के बाद रिपोर्ट स्वयं उसे या उसके सबऑर्डिनेट, उसके किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजा जाए। सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजा जाए, अर्थात या तो वह रिपोर्ट अपने पास में मंगवा सकता है, और यदि वो आदेश देता है ऐसा तो वो किसी जूनियर को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें भेजा जा सकता है। इसके अलावा रूल 4 में ही एक पार्ट और है, रूल 4 का ए। ये रूल 4 का ए कहता है कि यदि कोर्ट को न्याय के हित में ऐसा लगता है तो अपने छत्राधीन किसी भी व्यक्ति के लिए वो कमीशन जारी कर सकता है और एविडेंस आदि की तरह उसे ले सकता है। अर्थात रूल 4A कहता है कि न्याय के हित में यदि ऐसे लगता है तो अपने छत्राधीन किसी भी व्यक्ति के लिए कमीशन जारी कर सकता है। यदि कोर्ट को लगता है, क्या लगता है, कि फॉर टू बी जस्ट इट नेसेसरी, या फिर जस्टिस तक पहुंचने के लिए नेसेसरी हो, लगता है कि आवश्यक है, तो अपने जुरिस्डिक्शन के किसी भी व्यक्ति को अपने छत्राधीन, अर्थात जुरिस्डिक्शन के किसी भी व्यक्ति को कमीशन जारी कर सकता है एविडेंस आदि को रिकॉर्ड करने के लिए। कमीशन जारी कर सकता है, क्यों करेगा, एविडेंस आदि जमा करने के लिए। आदि जमा करने हेतु। उसके बाद इसी में रूल 5 आ रहा है, फिर वही बातें हो जाएंगी जो हमने सेक्शंस में पढ़े थे। यदि इंडिया से बाहर का कोई मसला होगा, इंडिया के बाहर के व्यक्ति से पूछताछ करनी हो तो उसे कमीशन के साथ साथ रिक्वेस्ट का मतलब एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजना होगा। इंडिया से बाहर व्यक्ति हो, यदि जो विटनेस है इंडिया से बाहर हो, तो किसमें क्या करना होगा,
कमीशन के साथ साथ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजने होंगे, कमीशन के साथ साथ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजना होगा। क्लियर? उसके बाद आता है रूल 6। इसके रूल 6 ये कहता है कि जिस कोर्ट को कमीशन मिला है वो अपने द्वारा जारी किया गया कमीशन की तरह ही उसे एग्जीक्यूट करेगा। रूल 6 कहता है जिस कोर्ट को कमीशन मिला है, ये बात हम लोग सेक्शन 75, 76, 77 और 8, 78 तो फॉरेन कोर्ट के लिए था, 3 सेक्शन 75, 6 और 7 में ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं, इसलिए सीधे इसको लिख लेते हैं। जिस कोर्ट को कमीशन मिला है वो स्वयं के कमीशन की तरह ही एग्जीक्यूट करेगा, स्वयं के कमीशन की तरह ही एग्जीक्यूट करेगा। ये रूल 6 कहता है। रूल 7 कहता है जब कमीशन एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर उसे वापस भेजेगा। 7 में यही है। एग्जीक्यूशन के बाद क्या है, डॉक्यूमेंट या अन्य जो कुछ भी है, डॉक्यूमेंट या एविडेंस आदि के साथ ओरिजिनल कोर्ट को वापस भेजेगा। डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस आदि के साथ ओरिजिनल कोर्ट को वापस भेजेगा, ओरिजिनल कोर्ट को वापस भेजेगा। ये तो ऑलरेडी बेसिक हमने डिस्कशन कर लिया। ये रूल 7 है। फिर रूल 8 की बात करते हैं तो कहा जाता है कि कमीशन ने जो कुछ भी एविडेंस लिए हैं, रूल 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। रूल 8 क्या कहता है कि मान लो कोई कमीशन आपने भेजा है और उस कमीशन ने किसी व्यक्ति को एग्जामिन किया, तो कहा गया कि एग्जामिन करने के कंसर्न्स में जो कुछ भी उसने रिपोर्ट लगाए वो कोर्ट में रिकॉर्ड पे तो लिया जाएगा, लेकिन एज अ एविडेंस तब तक ना लिया जाएगा जब तक जिस व्यक्ति के खिलाफ वो एविडेंस है उस व्यक्ति की सहमति ना हो। अर्थात वो व्यक्ति मान जब तक ना ले तब तक कोर्ट ने जो कुछ रिपोर्ट दिया है उसे कोर्ट के रिकॉर्ड पे तो रखा जाएगा, लेकिन उसे साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें 2-3 एक्सेप्शंस हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने रिकॉर्ड जमा किया है, जिस व्यक्ति ने एविडेंस दिया है, यदि वो व्यक्ति मर गया हो या वो व्यक्ति किसी कारण से कोर्ट आने में सक्षम नहीं हो या कोर्ट ने स्वयं ऐसा कुछ उन्मुक्ति दी है, कोर्ट स्वयं डिसीजन ऐसा दे दिया हो, ऐसे कंसर्न्स में तो एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। अदरवाइज सामान्यतया जो कमीशन रिकॉर्ड करता है उसके जो रिकॉर्ड की बातें होंगी वो एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा तब तक जब तक जिसके खिलाफ वो सबूत है वो उसे एक्सेप्ट ना कर ले। जैसे इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो कमीशन आया आपको एग्जामिन करने के लिए और उसने एग्जामिन के तौर पे कुछ रिकॉर्ड या कुछ रिपोर्ट्स पेश किए। अब वो जो रिपोर्ट है यदि आप उससे सहमत नहीं है तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे तो होगा, उस पर आपको दोबारा एग्जामिनेशन होंगी, लेकिन एज ए एविडेंस नहीं मान लिया जाएगा कि कमीशन ने जो कह दिया वो सही ही हो जाएगा। तो रूल 8 कहता है कि कमीशन की फाइंडिंग या रिपोर्ट, जो कमीशन ने रिपोर्ट लगाया, फाइंडिंग या रिपोर्ट को एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। नहीं लिया जा सकता जब तक कि जिसके खिलाफ वो एविडेंस है वो उसे एक्सेप्ट ना करे। वो जिसके खिलाफ एविडेंस है उसे एक्सेप्ट ना करे। जब तक वो ना करे तब तक ऐसा एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया सकता है। हाँ, इसमें 2-3 एक्सेप्शनल पॉइंट है। एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है, ये कुछ तब लिया जा सकता है जब जो एविडेंस इकट्ठा करने वाला व्यक्ति मर गया हो या कोर्ट में आने से असंभव हो, उसे कोर्ट में आने से अक्षम हो, या फिर ऐसे कंसर्न्स में जिस कंसर्न्स में कोर्ट को ही स्वतः समाधान हो गया और कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ये रूल हो गया 8। यहां तक जो फर्स्ट पार्ट था ये था एग्जामिनेशन टू विटनेस से संबंधित बातें। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जो कंसर्न्स है, इसमें हम लोग 9 to 14 की चर्चा, 9 और 10 की चर्चा करवाएंगे।
इसको कहते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित। अब आएंगे दूसरा पार्ट, रिलेटेड टू लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कमीशन, तो इसमें आ जाएगा रूल 9। रूल 9 कहता है कि कोर्ट किसी कंसर्न्स में जहां कोर्ट को ऐसा लगता है तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है, जहां लोकल कमीशन की जरूरत होगी। तो अब क्या क्या करने के लिए कोर्ट वहां कमीशन जारी कर सकती है, कहां, जहां कोर्ट को आवश्यक लगे, जहां कोर्ट को आवश्यक लगे वहां कोर्ट ऐसा कमीशन जारी कर सकती है कि लोकल विजिट के लिए। तो क्यों, आखिर कारण क्या क्या होगा, तो इसमें कहा गया है कि फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करनी हो तो वहां इसका मतलब उसे जाना ही होगा। या फिर दूसरा कंसेंसस में कहा गया कि जहां मेसनर प्रॉफिट, मेसनर प्रॉफिट का मतलब आनुषंगिक लाभ, जैसे मान लो किसी प्रॉपर्टी से रेंट वेंट कितने आ रहे हैं, ऐसे कंसेंस में भी उस प्रॉपर्टीज के लिए भी तो मेसनर प्रॉफिट या फिर इसको कहा जाए आनुषंगिक लाभ की गणना के लिए, या फिर वो जो अचल संपत्ति है उससे तत्कालिक लाभ कितना हो रहा है, ये सब सारी चीजें देखने के लिए भी इसको जारी कर सकती है। लेकिन स्पेशली ध्यान रखो, चूंकि सीपीसी किसका मुद्दा है, कंकरेंट इश्यूज का है, राज्य और केंद्र दोनों के कानून है, तो कहा जाता है कि यदि इससे संबंध में कमीशन जारी करने के लिए राज्य सरकार का कोई नियम है तो कोर्ट को उस नियम के तहत बाध्य होना होगा। अर्थात यदि राज्य का कोई नियम है, यदि स्टेट का कोई रूल है, कोई नियम है, यदि कोई है, स्पेशली ध्यान रखो स्टेट का कोई रूल है तो कोर्ट उसी अनुरूप कमीशन गठन करेगी, उसी अनुरूप कमीशन का आदेश देगी या कमीशन गठन करेगी। मतलब क्लियर हुआ 9 में कहा किस किस के लिए क्या आ सकता है, इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, या फिर मेसनर प्रॉफिट को गणना करने के लिए आनुषंगिक लाभ, जैसे उस प्रॉपर्टी से तत्कालिक लाभ क्या मिल रहा है, चल लाभ के लिए, या और इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर दिया गया 9 में कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट का कोई रूल है ऐसा तो उस रूल के तहत ही इस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बाद आता है रूल 10 की बात करें। रूल 10 कहता है कि जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो फिर क्या करेगा, तो इसमें कहेगा कि प्रोसीजर ऑफ, इसमें यह कहा गया कि प्रोसीजर ऑफ कमीशन क्या होंगे, आखिर वो काम कैसे करेगा। प्रोसीजर ऑफ कमीशन, तो प्रोसीजर ऑफ कमीशन में यह होता है कि जब भी कहीं कमीशन का गठन किया जाता है तो सामान्यतः उस कमीशन को सिविल कोर्ट वाली राइट होती है, सिविल कोर्ट वाली पावर होती है, और जब सिविल कोर्ट वाली पावर होती है तो उसी कंसर्न में जैसा उसको निर्देश है, या तो सबूत इकट्ठा करे या उसके एवेल्यूएशन करे या जो कुछ भी चाहे, किसी व्यक्ति को पूछताछ के बुला सके या जो भी कुछ करना हो, वो सिविल कोर्ट के पूरे राइट्स होते हैं, उसी की तरह वो काम कर सकता है। तो वो अब करेगा क्या इसमें, क्योंकि यहां तो इंस्पेक्शंस की बात है, प्रॉपर्टी विजिट करने की बात है, तो जाके इंस्पेक्ट करेगा। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या क्या करेगा, जाके इंस्पेक्ट करेगा, रिपोर्ट के साथ जो रिपोर्ट आदि होंगे, रिपोर्ट के साथ एविडेंस एक्सेट्रा को कोर्ट को वापस भेजेगा, एविडेंस आदि को कोर्ट को वापस भेजेगा। मतलब जो कुछ भी उसे फाइंडिंग प्राप्त हुई, चाहे रिपोर्ट या एविडेंस एक्सेट्रा, या स्पेशली ध्यान रख लो एक पॉइंट, स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है कि कोर्ट कमीशन केवल कुछ एविडेंस ले ले और रिपोर्ट ना दे, ऐसा एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। रिपोर्ट तो उसे भेजना ही होगा, अर्थात रिपोर्ट में यदि एविडेंस है तो ठीक है, केवल एविडेंस नहीं भेजा जा सकता। मतलब इसको स्पेशली रिपोर्ट के साथ एविडेंस हो सकता है, रिपोर्ट के साथ एविडेंस, रिपोर्ट के बिना नहीं। अर्थात रिपोर्ट के बिना यदि एविडेंस भेजा जाएगा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इसी कंसर्न्स में यह है कि यदि कोर्ट को लगे, रूल 10 में ही ये बातें हैं कि मान लो जो कुछ भी उसने रिपोर्ट दिया
और यदि सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट में लगता है कि कोर्ट के जो कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी वो हमारे खिलाफ थी या हमारे पक्ष में नहीं था, तो जो अपोनेंट पार्टी है वो कोर्ट में इसके लिए कह सकता है, और यदि कोर्ट इसकी इजाजत दे तो वो व्यक्ति कोर्ट इस कमिश्नर को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। क्रॉस एग्जामिन का मतलब आपने किस आधार पर ये रिपोर्ट निकाली, आपको किस आधार पर एविडेंस प्राप्त हुआ, या आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, या आपकी फाइंडिंग कैसे हुई। तो इसी में रूल 10 में ही कहा गया है कि यदि व्यक्ति चाहे, व्यक्ति मतलब कौन, अपोनेंट चाहे और कोर्ट ऑर्डर दे और कोर्ट अलाउ करे, तो कमिश्नर की क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। कमिश्नर की क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब इससे यह होगा कि व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है कि आपकी जो फाइंडिंग हुई, आपकी जो रिपोर्ट हुई, वो किस आधार पे हुआ और वो कैसे आपने ऐसा फाइंड किया। इसके अलावा जो यदि कोर्ट, इसी में रूल 10 में ही एक पॉइंट और है, रूल 10 में ही एक पॉइंट कहा जाता है कि यदि मान लो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट को यह लगता है कि जो फाइंडिंग्स थी वो गलत था, या कोर्ट को लगता है कि फर्दर और किसी जांच की जरूरत है, अन्वेषण की जरूरत है, ऐसे दोनों ही कंसर्न्स में कोर्ट को यदि लगे तो या तो उसी कमीशन को एक्सटेंड कर दे आगे जांच के लिए, या फिर एक नई कमीशन का भी गठन किया जा सकता है। तो अर्थात यह होगा कि यदि आवश्यक लगे, नेसेसरी लगे, तो कमीशन को एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, या न्यू कमीशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, न्यू कमीशन दिया जा सकता है, न्यू कमीशन भी दिया जा सकता है। अर्थात जो न्यू कमीशन की गठन किया जा सकता है यदि कोर्ट सहमत हो कि वो जो रिपोर्ट था वो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं था, या प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया, कुछ और फाइंडिंग की जरूरत है। अब इसी रूल में, रूल 10 बहुत बड़ा रूल है, इसी में रूल में 10 में, बाद में रूल 10 में, रूल 10 का ए आता है, उसमें एक आता है कमीशन फॉर साइंटिफिक और एक्सपर्ट इंक्वायरीज। इसके लिए भी कमीशन गठित किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, कमीशन फॉर साइंटिफिक या एक्सपर्ट, साइंटिफिक या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। वही बातें हो जाएंगी कि कमीशन यदि जहां लगे कि वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल की जरूरत है, वहां साइंटिफिक या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन दिया जा सकता है। इसी 10 में बी में भी कहा गया, ध्यान रखो, अभी हमने एग्जांपल देखा इसका, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो भोजशाला इश्यू। अभी जो भोजशाला विवाद है उसमें कोर्ट ने यही कमीशन नियुक्त किया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जो भी लोग हैं वो जाके चेक करें और पता करें। फिर उसके बाद बी में कहता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मिंग मिनिस्टीरियल एक्ट, फॉर मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए भी, मिनिस्टीरियल एक्ट याद करिए हमने क्या कहा, मिनिस्टीरियल एक्ट का मतलब कुछ ऐसे कार्य जो कोर्ट को लगता है आवश्यक है लेकिन कोर्ट करे तो टाइम की बर्बादी होगी, तो उसके लिए भी, जैसे क्या क्या, अकाउंटिंग, काउंटिंग आदि मिनिस्टीरियल एक्ट में कौन कौन हो जाएंगे, लाइक अकाउंटिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा से संबंधित जो कोई कोई कार्य है आदि से रिलेटेड, इसके लिए भी कोर्ट चाहे तो कमीशन नियुक्त कर सकती है, या फिर किसी प्रॉपर्टी को सेल या खरीद करनी है, बेचनी है तो भी कर सकता है। 10 का सी में क्या हो जाएगा, 10 सी में कहा गया है कमीशन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को बेचना है तो सामान्यतः वो कौन सा प्रोसीजर, कौन से होंगे, वही जो प्रॉपर्टी जल्दी से खराब हो जाने वाला है। तो इसमें रूल 10 में कहता है कि इन सब के लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है, और इन सब पे जो वो रूल 10 वाला रूल था, यही वाला जो 10 वाला रूल था, क्या क्या कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, या कोर्ट को लगे तो उस रिपोर्ट को इनहेंस करने के लिए अलग टाइम तक कमीशन को एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर कोर्ट को लगे तो एक नई कमीशन का गठन किया जा सकता है। वो जो रूल 10 वाला रूल है वो रूल 10 का एबीसी तीनों पे लागू होंगे। अर्थात ये जो 10 का रूल है वो इन सब पे लागू हुआ, 10 ए बी और सी में भी, मतलब एक ही कंसेंस है। मुद्दा यह है कि या तो जगह पे जाकर विजिट करे, या कमीशन या साइंटिफिक एक्सपर्ट विजिट करे, या फिर मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए करे,
और या फिर सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए करें। ये हो गया रूल 10 का सी। ये था हमारा जो इनसाइट विजिट करना था उसकी बातें। अब इसके बाद आ जाएगा जो तीसरा पार्ट ऑफ इसका है, इसको कहते हैं कमीशन फॉर एग्जामिनिंग और एडजस्टिंग द अकाउंट, मतलब अकाउंट से संबंधित तीसरा पार्ट, अकाउंट से संबंधित कमीशन। अकाउंट से संबंधित का मतलब अकाउंट के एग्जामिनेशन या एडजस्टिंग, एग्जामिनेशन या एडजस्टमेंट, इस दोनों के लिए जो कमीशन निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो रूल 11 कहता है कि जैसा, मतलब ये रूल 11 कहता है, रूल 11 क्या कहेगा कि कोर्ट एक कमीशन जारी कर सकती है टू एग्जामिन और टू एडजस्ट, या तो एग्जामिन करने के लिए या एडजस्ट ऑफ द अकाउंट करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। रूल 12 ये कहता है, इसमें रूल 12 कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ कमीशन होंगे वो कॉस्ट ऑफ कमीशन कौन देगा। तो कहा गया कि उसमें रूल 12 कहता है कि जो भी ये एग्जामिनेशन या एडजस्ट करना है तो कोर्ट इसके लिए कमीशन को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि किस पैरामीटर्स या किस बिहाफ पे या किन कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट किया जाएगा। तो कोर्ट प्रॉपर एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दे सकती है, कमीशन को बता सकती है कि किन किन पैरामीटर्स या किन किन आधार पे ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद जो रूल 13 है, रूल 13 ये कहता है कि सेक्शन 54 को छोड़कर पार्टीशन भी कर सकती है। जैसे मान लो यही कंसर्न्स है, ये 11 से 14 तक का जो टोटल रूल्स था, इसमें 13 ये कहता है कि कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे सकती है प्रॉपर, कमीशन को नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। रूल 13 कहता है कि जो अकाउंट या एडजस्टमेंट से संबंधित बातें हैं तो इसमें कहा जाता है ये सारी चीजों से संबंधित हो सकती हैं, लेकिन सेक्शन 54 इसमें ध्यान रखो कि इसमें सारा रूल, ये सारे रूल सेक्शन 54 से संबंधित चीजों पर लागू नहीं होंगे, सेक्शन 54 से संबंधित चीजों पर लागू नहीं होगा, चीजों पर लागू नहीं होगा। अभी सेक्शन 54 क्या है, तो सीपीसी का सेक्शन 54 ये कहता है कि जहां कहीं भी स्टेट का बंटवारा करना हो, स्टेट का बंटवारा का मतलब ये होगा कि जो एक पुराने राजवाड़े हैं या कहीं जॉइंट प्रॉपर्टी है जहां संपत्ति आदि है, तो संपत्ति से के बंटवारे से संबंधित जहां बात हो और जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू वाला कंसर्न्स भी हो, स्पेशली 54 में दिया गया है कि जहां स्टेट के डिवीजन से संबंधित वाला मसला हो और गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू से संबंधित कंसर्न्स हो, उस कंसर्न्स में जो स्टेट का डिवीजन होगा या अन्य जो कुछ भी करने होंगे वो या तो डीएम करेगा या डीएम के सबऑर्डिनेट कोई गैजेटेड ऑफिसर ही कर सकता है। तो स्पेशली इस काम को यहां लागू नहीं किया जाएगा, इसके अलावा अन्य सारी चीजों पे ये रूल लागू होंगे। तो सेक्शन 64 क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि जब स्टेट डिवीजन से संबंधित कुछ बातें हो, डिवीजन से संबंधित इश्यूज, और इसके लिए ऑथराइज कौन है, इसके लिए ऑथराइज है या तो डीएम या डीएम का कोई सबऑर्डिनेट गैजेटेड ऑफिसर, कोई सबऑर्डिनेट गैजेटेड ऑफिसर जिसे डीएम नियुक्त करे। तो सेक्शन 54 वाला जो कंसर्न्स है वो इसमें लागू होंगे, अर्थात रूल 13 कहता है कि अभी जो आपने 11, 12 एक्सेट्रा पढ़े हो वो सेक्शन 54 संबंध में, अर्थात जो स्टेट के डिवीजन से कंसर्न्स हो, स्टेट का मतलब जो ज्वाइंट संपत्ति या किसी संपत्ति से संबंधित मुद्दे हो उसके डिवीजन में लागू नहीं किया जाएगा। जब हम लोग वहां पढ़ेंगे सेक्शन 54 तो उसको डिटेल कर लेंगे। इसके बाद आएगा ये कवर रूल 14 तक। हाँ, इसी रूल 13 के बाद रूल 14 आएंगे। इसमें रूल 14 ये कहता है कि प्रोसीजर टू कमीशन, इस कमीशन का प्रोसीजर क्या होगा, तो इसके प्रोसीजर क्या होंगे। तो इसके प्रोसीजर्स के कंसर्न्स में यदि कहा जाए तो कहा गया कमीशन के पास राइट होगा कि जैसा उसको आदेश है, मतलब जैसा कोर्ट आदेश दे
उस कंसेंस की तरह कार्य करेगा। फिर उसके बाद यदि डिवाइड करना है तो डिवाइड करेगा, यदि डिवाइड करने के साथ जो कुछ भी है तो उसे उसकी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेगा। एग्जीक्यूशन के बाद पहले डिवाइड करेगा, जैसा कोर्ट का आदेश है, डिवाइड करने का है तो डिवाइड करेगा, उसके बाद रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेगा। और फिर इसमें हो जाएगा कि यदि कोर्ट को लगे तो फर्दर या न्यू कमीशन की भी नियुक्ति हो सकती है। यदि कोर्ट को लगे तो फर्दर या न्यू कमीशन हो सकता है, न्यू कमीशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। अर्थात किससे संबंधित है? अकाउंट आदि से संबंधित, जो खाता बही से संबंधित मुद्दे हैं इस कंसर्न्स के लिए। तो तीसरा पार्ट 11 से लेकर 14 तक आ गए, 10 से लेकर 14 तक। इसके बाद आते हैं हम लोग, जो चौथा पार्ट है इसका वो है 15 से 18 तक रूल। ये जो 15 to 18 रूल है, इसमें बात करें तो यह है जनरल प्रोविजंस, कुछ सामान्य प्रोविजन जो कमीशन से संबंधित है। तो वो सामान्य प्रोविजंस क्या है? सामान्य प्रोविजन या हर प्रोविजंस के लिए लागू होंगे, जो भी कमीशन हमने अभी तक बात की उस सब के लिए लागू होगा। तो सबसे पहला बेसिक सा प्रोविजन, आपको बेसिक सा पता ही है कि जो कमीशन के खर्च होंगे, कॉस्ट होंगे, वो कौन पे करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस पार्टी के बिहाफ पे या जिस पार्टी के मोशन पे कमीशन की नियुक्ति की गई या जो उससे बेनिफिट ले रहा है। तो इसी में रूल 15 कहता है कॉस्ट कौन देगा, कॉस्ट कौन पे करेगा, अर्थात जो कमीशन की कॉस्ट है वो कौन पे करेगा? तो पार्टी जिसके इंस्टेंस पे कमीशन किया गया है। इसमें क्या होगा? पार्टी जिसके इंस्टेंस पे कमीशन किया गया है, जिसने कमीशन की मांग की थी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो जिसने कमीशन की मांग की थी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जो बेनिफिटेड हो रहा है। मतलब कमीशन, वही व्यक्ति जिसको कमीशन से बेनिफिट था, जिसने कहा था कमीशन के लिए, कोर्ट जिसके रिक्वेस्ट के आधार पर कमीशन चालू किया था, उसे ही पे करना होगा। ये तो हमने बार बार हर जगह यही पढ़ा कि समन के लिए भी पे कौन करेगा? जिसके आधार पर समन निकाली जाएगी। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करें जो रूल 16 है इसकी, तो रूल 16 ये कहता है कि पावर ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर है जिसको कमीशन दिया गया है, कमीशन की शक्ति दी गई, उसको पावर क्या है? तो ये कहता है कि ये जो पावर है ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट। एक सामान्य सिविल कोर्ट को जो पावर है वही पावर इस कमिश्नर को भी होता है। और इस कमिश्नर को इस पावर के तहत जब पावर दी गई है तो वो जिस भी व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है, जिस भी तरह के एविडेंस की मांग कर सकता है वो एविडेंस वो ले सकता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। और इसके अलावा जहां कहीं भी उसे जरूरत लगे, मान लो किसी प्रेमाइसेस में जाने का या वहां से सैंपल लेने का, तो वो भी उसको राइट है कि उस पर्टिकुलर प्रेमिस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अधीन, मतलब ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अधीन उस पर्टिकुलर साइट पे, उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में, उस पर्टिकुलर जगह पे जाए, इन्वेस्टिगेट करे, विजिट करे, या फिर वहां से कोई सैंपल भी ले सके। तो रूल 16 ये कहता है पावर टू कमिश्नर तो क्या है? पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। इसी में ध्यान रख सकता है किसी भी व्यक्ति को गवाह के लिए बुला सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, या फिर उससे इंक्वायरी कर सकता है। दूसरा इसी में राइट दिया गया कि किसी भी प्रेमिसेस में जहां जरूरी लगे वहां पे, पहले तो उसमें क्या था, किसी व्यक्ति को गवाह के लिए बुला सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, ये ए में है इसी का, ये बी में है, और इसी के साथ साथ तीसरा सी में है कि जहां भी कहीं लगे किसी प्रेमिसेस में या किसी स्थान में एंटर कर सके, वहां से सैंपल ले सके, किसी में एंटर कर सके और वहां से सैंपल आदि ले सके। हाँ, ये ध्यान रखो, ये रूल एब्सोल्यूट नहीं है।
ये जो अन्य टर्म्स एंड कंडीशन है तत्कालिक, या तो कोर्ट ने जारी किया है या तत्कालिक जो कोई अन्य लॉ वहां काम कर रहा है उसके तहत, अर्थात जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके तहत, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये ध्यान रखो। इसके तहत ये नहीं हो जाएगा कि रात में भी घुस किसी के घर में चला जाएगा, ऐसा लगा पर्दानशी महिला है या ऐसे प्रेमिसेस में जहां पर्दानशी महिला वगैरह रह रही हो वहां भी बिना ऐसे कंसर्न्स में नहीं जा सकता, जहां नाइट के टाइम है वहां नहीं जा सकता, ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो कहा जाता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो वहां लागू है तत्काल रूप से या उसको स्पष्ट इन्फॉर्म किया गया है कोर्ट के द्वारा, उन सारे नियमों के अधीन रहते हुए कहीं भी वो प्रवेश कर सकता है, वहां से सैंपल ले सकता है या अन्य जो कुछ भी है वो कर सकता है। इसके बाद इसी में 16 के बाद जो है वो 16 का ए आता है, इसी में एक रूल और आएगा, इसी में 16 का ए। 16 का ए कहता है कि क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्शन, जो क्वेश्चन मतलब कुछ जैसे प्रेमिसेस उसके कमिश्नर के जो राइट्स हैं उस पर यदि उसके कुछ क्वेश्चंस उठे, अर्थात प्रिविलेजेस के क्वेश्चन उठे, अर्थात ये होगा कि कोर्ट में जो प्रोसीजर कर रहा है वो कमिश्नर, तो कमिश्नर के प्रोसीजर पे यदि कोई प्रश्न उठे तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू या बिफोर द कमिश्नर, क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्शन बिफोर द कमिश्नर। जो कमिश्नर इसमें पूछताछ कर रहा होगा उस टाइम में विपक्षी पार्टी या जो भी पार्टी से संबंधित है उसके पास ये राइट होते हैं कि वो उसमें ऑब्जेक्शन भी कर सके। तो ऑब्जेक्शंस में क्या होगा, तो कहा जाता है कि जो कुछ भी ऑब्जेक्शंस हो उन सारे ऑब्जेक्शंस को उसको नोट डाउन करना होगा, लिखना होगा और उसी आधार पर कार्रवाई करनी होगी, ताकि उस मुद्दे को जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इस मुद्दे को गंभीरता से विचार करेगी कि इसमें कमीशन के साथ जो प्रश्न उठाए विपक्षी पार्टी ने जो तर्क दिए वो सारे कंसर्न्स। हाँ, एक कंसर्न यह है कि यदि प्रिविलेजेस का कहीं प्रश्न है कि आप पूछ नहीं सकते या कुछ विशेषाधिकार संबंधित प्रश्न है तो उस प्रश्न को कमिश्नर इंटरटेन नहीं कर सकता है, उसे इस बात के लिए छोड़ा जाएगा कि जिस कोर्ट ने कमीशन किया है वो डिसाइड करेगा, कमीशन उस पर कोई बातें नहीं करेगा। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखो, यदि प्रिविलेजेस वाला कोई मुद्दा उठा है तो कमीशन उस पर तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन कोर्ट में प्रिविलेजेस वाला मुद्दा जाने के बाद यदि कोर्ट को लगता है कि प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट कर लिया जाए तब तो ठीक है, यदि प्रिविलेजेस वाले मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो दोबारा वो कमीशन को आदेश दे सकता है या दोबारा जैसा भी कोर्ट को लगे सेम तरीके से एग्जामिनेशन करने के लिए अलाउ कर सकता है। तो यहां यह है कि सारे ऑब्जेक्शंस को, जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए, सारे ऑब्जेक्शंस जो उठाए गए हैं नोट डाउन करने होंगे, नोट डाउन करने होंगे और उसी अनुरूप कार्रवाई करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई एवं रिपोर्ट सबमिट करना होगा। ठीक है, लेकिन स्पेशली ध्यान रखो कि जो भी ऑब्जेक्शन है उसको वो लेगा, ऑन रिकॉर्ड पे लेगा, तब कोर्ट को भेजेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिविलेजेस होंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिविलेजेस अर्थात विशेषाधिकार से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठेगा, यहां विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न, उसको इंटरटेन नहीं करेगा, इंटरटेन नहीं करेगा, मतलब इस पे ये ध्यान नहीं देगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिविलेजेस ये कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट के लिए छोड़ देगा। ये जो प्रिविलेजेस से संबंधित क्वेश्चन है वो कौन डील करेगा, कोर्ट डील करेगा। स्पेशली ध्यान रखो, कोर्ट कमिश्नर के पास प्रिविलेजेस से संबंधित कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस हैं उसको आगे करने के लिए, एंटरटेन करने के कोई राइट्स नहीं है। यदि कोर्ट को लगे इसके बाद तो कोर्ट फर्दर उस प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, यदि प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट नहीं करे तो फिर फर्दर उस कमीशन को एक्सटेंड कर सकता है, इंक्वायरी करने के लिए आदेश दे सकता है। अब आता है दूसरा रूल 17। रूल 17 कहता है कि अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर द कमीशन, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर कमिश्नर। कमीशन के सामने अटेंडेंस और एग्जामिनेशन कैसे होंगे, तो कहा जाता है ऐसे कंसर्न्स में जिस भी अटेंडेंस को सामने जाए तो अटेंडेंस या तो स्वयं या विद प्लीडर, या तो स्वयं या विद प्लीडर
उपस्थित होगा, कोर्ट जैसे चाहे वो एग्जामिन करवाए, उपस्थित होगा, ठीक। हाँ, स्पेशली ये ध्यान रखोगे यहां जो व्यवहार होगा वो कैसे होगा कि मतलब जो कमीशन करेगा वो कैसे करेगा, सिविल कोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा, सिविल कोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा। हाँ, स्पेशली ध्यान रखो कि यदि यहां कंसर्न्स ये होंगे कि यदि सिविल कोर्ट, इस कंसर्न में सिविल कोर्ट की तरह कार्य करने का क्या मतलब होगा, इसके तहत सारे इसके पास राइट्स होंगे, अधिकार होंगे। लेकिन यहां एक पॉइंट स्पेशल ध्यान रखो, सिविल कोर्ट के पास राइट क्या क्या है, जुर्माना करने की भी राइट है। लेकिन यदि जो कमिश्नर है वो सिविल कोर्ट का जज नहीं है, यदि ये जो कमिश्नर है यदि कोई सिविल कोर्ट का जज है तब तो वो फाइन भी कर सकता है। लेकिन यदि कोई कमिश्नर सिविल कोर्ट का जज नहीं है, कोई अदर व्यक्ति है, ऐसे कंसर्न्स में उसके पास फाइन करने के राइट नहीं होंगे, वो केवल कोर्ट को रिकमेंड कर सकता है और कोर्ट फाइन जारी करेगी या नहीं करेगी ये कोर्ट के डिस्कशन पे होगा। क्लियर होगा? स्पेशली ध्यान रखो, हमने कहा कि सारा सिविल कोर्ट की तरह राइट होंगे, लेकिन स्पेशली ध्यान रखो कि यदि कमिश्नर सिविल कोर्ट का जज नहीं हो, सिविल कोर्ट का जज नहीं हो तो फाइन नहीं लगा सकता, तो फाइन नहीं लगा सकता। हाँ, यदि वो होता तो लगा सकता था, तो फाइन नहीं लगा सकता। हाँ, स्पेशली ध्यान रखो रिकमेंड कर सकता है, फाइन का कोर्ट को रिकमेंड करेगा, कोर्ट को रिकमेंड कर सकता है। यदि कोर्ट को लगता है कि इसकी फाइन की जरूरत है, ये कोर्ट को रिकमेंड कर सकता है। और फिर अब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ये मुद्दा किस पे होगा, ये कोर्ट का विशेषाधिकार होगा, कोर्ट का विशेषाधिकार कि वो फाइन लगाए या ना लगाए। लेकिन फिर भी ध्यान रखो यदि ये सिविल कोर्ट कमिश्नर खुद ही सिविल कोर्ट का जज होता तो डायरेक्टली भी फाइन लगा सकता है। अब यहां स्पेशली जो रूल 18 है हमारा, तो रूल 18 की बात करें, रूल 18 कहता है 17 का ही एक पॉइंट और भी ध्यान रखो, रूल 17 का ही रूल 2 कहता है कि जो कमीशन है वो किसी भी कोर्ट को जारी हो सकता है। ये कई बार हमने डिस्कशन किया, 17(2) में ही है कि कमीशन किसी भी कोर्ट को जारी हो सकता है, किसी भी कोर्ट को जारी हो सकता है एक्सेप्ट हाई कोर्ट। ये ध्यान रखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर जुडिशरी हो जाएगा, तो लोअर जुडिशरी में हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को जारी कर सकते हैं। कोर्ट किसी को भी जारी कर सकता है, जारी हो सकता है एक्सेप्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जारी नहीं करेगा अदर स्टेट में, अदरवाइज किसी कोर्ट को भी जारी कर देगा। ये हो गया रूल 17। इसके बाद आता है रूल 18। रूल 18 में कहता है कि यदि कोई पार्टी कमीशन के सामने अपीयर होना है और वो व्यक्ति स्वयं या प्लीडर के द्वारा अपीयर नहीं हुआ, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा। तो ऐसे कंसर्न्स में कहा है कि यदि व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ, यदि व्यक्ति अपीयर नहीं होगा तो ऐसे कंसर्न्स में कमीशन उसे अनुपस्थित मान के प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकता है। रूल 18 कहता है कि यदि पार्टी या प्लीडर, उसका जो प्लीडर है अपीयर नहीं हुआ तो अब्सेंट मानकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, अब्सेंट मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि मान लो कमीशन ऐसा अलाउ नहीं करता, यदि मान लो पार्टी के सामने अपीयर होना है और वो व्यक्ति पार्टी स्वयं या प्लीडर के थ्रू अपीयर नहीं होता, ऐसे कंसर्न्स में उसके अब्सेंस मान के, या जैसे नॉर्मल प्रोसीजर में हम लोग क्या कहते हैं एक्स पार्टे, तो कुछ इस तरह डिसाइड करके वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट पार्ट इसका है रूल 19 to 22, किससे संबंधित, तो रूल 19 to 22 ये कहता है कि जब जो कमीशंस हैं वो फॉरेन कोर्ट द्वारा इश्यूड हो तब क्या कंसर्न्स होंगे। हाँ, एक चीज और भी ध्यान रख लो कि ये जो कंसर्न्स है रूल 19 में क्या कहा गया, तो ये किससे संबंधित है, टोटल फॉरेन कोर्ट से संबंधित,
फॉरेन कोर्ट द्वारा जारी समन किसमें है? तो इसमें कहा गया कि वो केस जिसमें हाई कोर्ट समन जारी कर सकता है। मान लो फॉरेन कोर्ट द्वारा जब हाई कोर्ट समन जारी किया गया, तो फॉरेन कोर्ट द्वारा जारी किया गया तो किसको करेगा? किसी कोर्ट, लोकल कोर्ट को ही जारी करेगा या हाई कोर्ट को ही जारी करेगा। तो वो कंसेंसस इसमें 19 कहता है कि इस संदर्भ में हाई कोर्ट जब जारी कर सकता है, हाई कोर्ट जब कमीशन जारी करेगा। मतलब 19 कहता है कि इसके रिस्पेक्ट में हाई कोर्ट कब जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट कब जारी करेगा? जब फॉरेन कोर्ट से ऐसा विश करे या रिक्वेस्ट मिला हो। यहां ध्यान रखो, ऐसा बार बार कह रहे हैं कि जो कंसर्न है कि फॉरेन कोर्ट डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, तो हमारे यहां के लोकल कोर्ट को ही भेजेगा। तो इसी में यह है कि हाई कोर्ट के पास जब ऐसा रिक्वेस्ट आए फॉरेन कोर्ट से, अब वो कैसे आएगा इसके आगे के रूल में चर्चा है। तो मान लो किसी तरह से किसी फॉरेन कोर्ट का विश या फॉरेन कोर्ट के द्वारा ऐसी रिक्वेस्ट किया गया, तो हाई कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है। हमने क्या कहा? जिस कोर्ट को किया जाता है वो कोर्ट अपने के द्वारा जारी के अपने कमीशन की तरह ही उसको ट्रीट करता है। यहां भी यही होगा, जब फॉरेन कोर्ट द्वारा ऐसा विश या रिक्वेस्ट किया गया है, फॉरेन कोर्ट द्वारा विश या रिक्वेस्ट किया गया हो, जब ऐसा रिक्वेस्ट किया गया या फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऐसा मिला हो, इसको ऐसे कह सकते हो। या फिर दूसरा है एवं जब विटनेस, पहला तो यह है कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा विश या रिक्वेस्ट किया गया हो। दूसरा है, इसमें भी अब कोई भी हाईकोर्ट कहीं नहीं कर सकता, तो हाईकोर्ट की भी लिमिटेशन होंगी। तो जब विटनेस हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शनल एरिया में रह रहा हो, हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शनल एरिया में रह रहा हो, एरिया में रह रहा हो। और तीसरा कंसर्न्स ये है कि ऐसे ही कंसर्न्स में इनका एविडेंस कौन देगा कि ऊपर कंसर्न्स फिट है। तो जैसे मान लो ये कहा गया है कि हाईकोर्ट में दो कंसर्न्स बने कि एक तो हाईकोर्ट तब जारी कर सकता है जब उसका फॉरेन कोर्ट द्वारा ऐसा विश या रिक्वेस्ट किया गया हो। दूसरा कहा है कि विटनेसेस हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता हो। तो जब हाईकोर्ट के कमिश्नर जुरिस्डिक्शन में रह रहा हो, ऐसे कंसर्न्स में हाईकोर्ट कमीशन जारी कर सकता है। लेकिन कंसर्न्स ये है कि इन दोनों बात की प्रामाणिकता कौन करेगा। मान लो हाईकोर्ट को खुद तो पता नहीं है, तो ये रिपोर्ट कौन देगा कि ये जो मुद्दा है कि हाईकोर्ट, इसको ऐसे समझ लो कि ये हाईकोर्ट को कमीशन जारी करने के लिए इन दोनों शर्तों को पूरा होना चाहिए, ये है शर्त। तो कंसर्न्स है कि ये शर्त पूरा है या नहीं है, इस बात की गारंटी कैसे होगा। मान लो एक फॉरेन कोर्ट है, अब विदेशी कोर्ट है, उसने ऐसा विश किया, ये कैसे पता चलेगा? वो डायरेक्टली कोर्ट को तो भेजेगा नहीं हमारे कोर्ट को। और दूसरा, जो जुरिस्डिक्शन वाले के अंतर्गत जो व्यक्ति रह रहा है, विटनेस जिसकी साक्षी की जानी है, जिसकी परीक्षा की जानी है, इस बात को भी कौन जारी करेगा? इसी के लिए 19(1) में कुछ रूल बताया गया कि इस बात को, इस शर्त को पूरा कर रहा है, ये कौन प्रूव करेगा। तो 19 का रूल 1 है। 19 के 1 में इस बात को, ये 19 के 2 में कहा गया, 19(1) में तो वो था, अब 19(2) में इस बात के लिए कहा जा रहा है कि जब कॉन्सुलर ऑफिस के हाईएस्ट रैंक के द्वारा असाइंड डॉक्यूमेंट भेजा गया हो, अर्थात जो फॉरेन कोर्ट का विश है, ये कैसे पता चलेगा? तो जब हमारे देश में जो व्यक्ति रहता है, उस देश के जो विदेशी ऑफिस है, उसके जो कॉन्सुलर ऑफिस होते हैं, कॉन्सुलर ऑफिस का मतलब दूतावास होता है। हर एक देश का दूसरे देश में दूतावास, जैसे अमेरिका में हमारी दूतावास है या अमेरिका का दूतावास हमारे यहां है, ऐसे ही हर एक देश का एक दूतावास होता है। कहा जाता है कि उस कॉन्सुलर ऑफिस के जो हाईएस्ट ऑफिसर होगा, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, ऐसा नहीं होगा उसका कोई लोअर ऑफिसर भी हमारे हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट कर ले, क्योंकि हमारी जुडिशरी भी सुप्रीम जुडिशरी है। ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को, जो उस ऑफिस, जो हायर कमिश्नर उस देश का हमारे यहां है, उसका जो हाईएस्ट ऑफिसर, सबसे बड़ा ऑफिसर है, वो ऑफिसर रिक्वेस्ट करे। तो इसमें 19(2) में कहा गया कि कॉन्सुलर ऑफिस का, अर्थात दूतावास का, विदेशी दूतावास या कॉन्सुलर ऑफिस, कॉन्सुलर ऑफिस के हाईएस्ट ऑफिसर के द्वारा, हाईएस्ट रैंक ऑफिसर के द्वारा, जो सबसे बड़ा ऑफिसर हो,
साइंड लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिले, जब हाई कोर्ट को ये मतलब उस दूतावास के हाईएस्ट ऑफिसर के रैंक के द्वारा व्यक्ति द्वारा साइन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्य तरीके से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाय फॉरेन कोर्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाय फॉरेन कोर्ट ही मिल जाए, जो विदेशी दूतावास है उसका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। हाँ, अब यह ध्यान रखो 92 में कहता है कि वो दोनों कंसर्न कैसे संभव होगा, तो जब दूतावास के हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर द्वारा साइन किया गया लेटर मिले या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिले फॉरेन कोर्ट के द्वारा। इसमें भी ये ध्यान रखो, ये जो दोनों ही पार्ट है, जो दूतावास का हाईएस्ट ऑफिसर है या फिर जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाय फॉरेन कोर्ट है, ये दोनों भी डायरेक्ट हमारे कोर्ट को नहीं भेजा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा भेजेगा, ये दोनों इसको हमारे जो विदेश मंत्रालय है उससे केंद्र सरकार को भेजेगा, विदेश मंत्रालय को जो डील करता है उसको भेजेगा, और वो जो हमारे केंद्र सरकार की संस्था है केंद्र सरकार के द्वारा हाई कोर्ट को आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये लोग रिपोर्ट किसको भेजेंगे, ये लोग केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय को भेजेगा, संबंधित मंत्रालय को भेजेगा। संबंधित मंत्रालय में तो कौन है, स्पेशली जो फॉरेन अफेयर्स को डील कर रहा होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री होंगे, ये लोग केंद्र सरकार के जो संबंधित मंत्रालय को भेजेगा, और ये जो मंत्रालय है मंत्रालय हाईकोर्ट को भेजेगा। अर्थात ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो हाईकोर्ट को तब मिलेगा। अब क्लियर हो गया। 19 में कहा गया कि पहले तो दो कंसर्न्स था कि रिक्वेस्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होना चाहिए और उस व्यक्ति को उस हाईकोर्ट के अंतर्गत होना चाहिए, तभी हाईकोर्ट कमीशन जारी कर सकता है। अब कंसर्न है हाईकोर्ट को ये बातें कैसे पता चलेंगी, तो कहा गया कि इसके लिए दो चिट्ठी चाहिए उसे, या तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाय फॉरेन कोर्ट चाहिए या फिर उसके दूतावास का जो हाईएस्ट ऑफिसर है उसका साइन किया हुआ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट चाहिए। और ये दोनों ही रिक्वेस्ट बाया किसके चाहिए, वो डायरेक्टली हमारे कोर्ट को दे नहीं सकता। तो ये हमारे जो केंद्र सरकार है, ये लोग केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय अर्थात जो हमारा विदेश मंत्रालय उसको भेजेगा, और विदेश मंत्रालय वो या जो भी हमारे कंसर्न्स मंत्रालय है वो मंत्रालय हमारे हाईकोर्ट को भेजेगा और हाईकोर्ट फिर से काम करेगा। अब यहां फिर से ध्यान रखो, हाईकोर्ट ने जब कमीशन फाइन किया और उस कमीशन को फाइनल होने के बाद उसने जो रिपोर्ट दिए वो जाएगा भी इसी तरीके से। फाइनली ध्यान रखो, जब कमीशन एग्जीक्यूट होगा तो उसके जो रिपोर्ट होंगे, रिपोर्ट भी कैसे जाएगा, वैसे ही जाएगा। हाईकोर्ट डायरेक्ट इसको नहीं भेजेगा, हाईकोर्ट इसको भेजेगा, यहां से ये रिपोर्ट इसको या इसको जिसको भी भेजना है वहां जाएगा। तो ये प्रॉपर चेन बनी होंगी। तो ये क्लियर हो गया। तो 19 में ये कहा कि हाईकोर्ट कब जारी कर सकता है, 19(2) में कहा गया इसके लिए कंसर्न्स कौन बनाएगा, तो कंसर्न्स हमारे जो विदेश संबंधित मंत्रालय है उस मंत्रालय से होगा। इसके बाद एक और भी कंसर्न्स है सी में, उसी 19 का ही जो 19 का 2 है, इस 19 में 2 में ही एक सी पॉइंट है। इस 19 के ही 2 में एक पॉइंट ये है, हमने कहा कि हाईकोर्ट कमीशन कब जारी करेगा, जब या तो फॉरेन सेक्रेटरी जो दूतावास है उसका हाईएस्ट ऑफिसर होगा या फिर कोर्ट के रिक्वेस्ट होंगे और दोनों विदेश मंत्रालय के द्वारा हाईकोर्ट को मिलेगा। एक कंसर्न में ये होता है कि मान लो उस हाईकोर्ट के अंतर्गत वो पार्टी रह रहा है या कोई व्यक्ति रह रहा है जो विदेश में किसी लिटिगेंट में उलझा हुआ है, तो यदि कोर्ट का कोई पार्टी यहां रह रहा है जिसका विदेश में केस चल रहा है, ऐसे कंसर्न्स में वो व्यक्ति यदि वो पार्टी खुद यहां रह रहा है, इंडिया से संबंधित है, या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, तो संबंधित पार्टी डायरेक्ट भी हाईकोर्ट को कह सकता है। ये एक स्पेशल छूट दी गई। तो कहा गया या फिर पार्टी इन्वॉल्व, जो पार्टी इन्वॉल्व है लिटिगेंट, अर्थात जो लिटिगेंट है जो विदेश में केस लड़ रहा है वो खुद पार्टी इन्वॉल्व स्वयं कोर्ट से ऐसा आवेदन कर सकता है, स्वयं कोर्ट से ऐसा आवेदन कर सकता है। यदि फॉरेन कोर्ट को करना है या फॉरेन कमिश्नर को करना है तो हमारे विदेश मंत्रालय के थ्रू करेगा। यदि वो व्यक्ति इंडिया में रह रहा है जो विदेश में भी लड़ रहा है और उसको एग्जामिनेशन की जरूरत है विदेशी कोर्ट के लिए, तो ऐसे कंसर्न्स वो व्यक्ति डायरेक्ट भी हाईकोर्ट को कह सकता है कि आप कमीशन करके कुछ रिपोर्ट दीजिए, चाहे हमें या उस कोर्ट को भेज दीजिए जो हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद होगा रूल 20। रूल 20 ये कहता है एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ कमीशन। एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ कमीशन, एप्लीकेशन किसको होगा, तो एप्लीकेशन
फॉर इश्यू ऑफ कमीशन। किसको एप्लीकेशन दिया जाएगा? तो ऐसे कंसर्न्स में ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट में इश्यू कमीशन अंडर रूल 19। हाई कोर्ट किसी को कर सकता है, तो हाई कोर्ट में इश्यू, हाई कोर्ट स्वयं इश्यू कर सकता है, या फिर पार्टी के एप्लीकेशन पर राज्य सरकार के अनुदेशों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार के आवेदन पर। हाई कोर्ट में इश्यू कब? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, या तो पार्टी के एप्लीकेशन पे, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट, या जो गवर्नमेंट है राज्य सरकार के अनुदेशों के अधीन, ऐसे एप्लीकेशन ऑफ इश्यू हो सकता है। उसके बाद आता है रूल 21। रूल 21 कहता है कमीशन किसके नाम निकाला जाएगा। तो कमीशन किसके नाम निकाला जाएगा? तो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है। किस कोर्ट के नाम? क्योंकि हाई कोर्ट खुद तो करेगा नहीं, तो हाई कोर्ट, ध्यान रखिए हमने पहले भी कहा जब दूसरे स्टेट में भेजना होता तो हाई कोर्ट का कोई काम नहीं होता, तो हाई कोर्ट तो कमीशन जारी करेगा। तो किस कोर्ट के नाम जारी करेगा? किस कोर्ट के नाम? तो उस हाई कोर्ट जारी करेगा उस कोर्ट के नाम जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है। उस कोर्ट के नाम जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है। जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है। फिर हो जाएगा रूल 22 कि कमीशन कैसे वापस किया जाए। तो वही कंसर्न्स होंगे सारे रिपोर्ट के साथ साथ जो हमने अभी बताया था कि जो कोर्ट होगा, कोर्ट किसको रिपोर्ट देगी? रिटर्निंग ऑफ कमीशन या रिपोर्ट, रिटर्निंग या रिपोर्ट किसको होगा? तो इसमें क्या होगा, जो कोर्ट है कोर्ट भेजेगा किसको? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट विदेश मंत्रालय से संबंधित व्यक्ति को, विदेश मंत्रालय से संबंधित व्यक्ति, और विदेश मंत्रालय उस देश के हाई कमिश्नर को, उस देश अर्थात जहां फॉरेन कोर्ट है उस देश के हाई कमिश्नर, और ये फिर फॉरेन कोर्ट को भेज देगा। ये बताया गया, ये प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसीजर इसी तरह लागू होंगे। आई होप हमें लगता है कि कमीशन से संबंधित मुद्दे समझ में आ गए होंगे। टोटल जो रूल्स थे, टोटल जो सेक्शंस थे, इसमें मूलतः 4 सेक्शंस थे 75 to 78, और जो रूल ऑर्डर 26 था उसमें 4 पार्ट के लिए बनाया गया। पहला पार्ट रूल 1 to 8 किसमें था? 1 to 8 उसके लिए था जहां किसी विटनेस को एग्जामिन करना है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो किसमें था कि लोकल जगहों पर इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। तीसरा जो पार्ट था इसमें जनरल प्रोविजंस क्या थे, और चौथा जो पार्ट था जो 19 से 22 तक का, उसमें टोटल ये किए गए थे कि विदेश से यदि कोई सम्मन आए, विदेश से यदि कोई कमीशन आए तो उसे कैसे लागू किया जाए, कैसे एप्लीकेशन दिया जाए, क्या कंसर्न्स किया जाए, कैसे रिपोर्ट किया जाए। आई होप ये कमीशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो कुछ और भी टर्म्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।